बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। हाय, गुड आफ्टरनून। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के फ्राइडे के कमाई का अड्डा की। तैयारी होनी है आखिरी डेढ़ घंटे के कारोबारी सेशन की। एक बढ़िया रिस्पाइट स्क्रीन्स पे आपको नजर आ रहा है प्ले आउट होता हुआ। फाइनली एक दायरे के बाहर थोड़ा दमखम दिखाने की कोशिश करते हुए भारतीय बाजार। मैं और श्रेया होंगे आपके साथ अगले डेढ़ घंटे। पहले इस वक्त की टॉप हेडलाइंस बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। Growth, while remaining resilient, is expected to soften somewhat. रिजर्व बैंक ने इकोनॉमी और बाजार को दिया क्रिसमस गिफ्ट। ब्याज दरों में की 4.25% की कटौती। ग्रोथ की रफ्तार आगे चलकर सुस्त होने की आशंका के चलते किया फैसला। पॉलिसी को लेकर न्यूट्रल नजरिया रखा कायम। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.3%। साथ ही रिटेल महंगाई भी 4% के नीचे रहने की जताई उम्मीद। सिस्टम में नकदी बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ के सरकारी बॉन्ड भी खरीदेगा आरबीआई। गवर्नर ने कहा, रुपए की कमजोरी और कैड को लेकर नहीं है कोई फिक्र। रेट कट की सौगात से बाजार हुआ हैप्पी। करीब 150 पॉइंट उछलकर निफ्टी 26,200 के करीब। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा रफ्तार 450 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। मिड कैप इंडेक्स 0.25% ऊपर, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स 0.5% से ज्यादा कमजोर। बाजार की तेजी में फाइनेंशियल और पीएसयू बैंक सबसे आगे। दोनों इंडेक्स 1 से 1.25% मजबूत। बजाज ट्विंस, श्रीराम फाइनेंस और एसबीआई निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही आईटी शेयरों में भी जोरदार तेजी, लेकिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिफेंस शेयरों पर दबाव। क्रू की कमी झेल रही इंडिगो को बड़ी राहत। काम और आराम के घंटों को लेकर डीजीसीए ने नियमों में दी ढील। एविएशन मिनिस्टर ने गृह मंत्री को दी हालात की जानकारी। इंडिगो निचले स्तरों से करीब 4% सुधरा। आज भी 500 से ज्यादा फ्लाइट्स हुई रद्द। कोटक की रिपोर्ट पर सफाई के बावजूद केन स्टैक टूटा। शेयर करीब 8% टूटकर वायदा का टॉप लूजर बना। 3 दिनों में 15% गिरा ये शेयर। CNBC आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा, बैलेंस शीट, डिस्क्लोजर और प्रॉफिट लॉस में कोई गलती नहीं। मार्केट में अगर बाउंस आना है तो यहीं से आना है। क्लोजिंग बेसिस पर 20 डेमा इंटैक्ट है, तब तक मार्केट का ट्रेंड नहीं टूटेगा। और वो 20 डेमा फिलहाल प्लेस है करीब 25,950 पर। 25,800 इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। मेरा मानना यह है कि बाजार शायद आपको वापस एक री एंट्री का मौका दे रहा है। रुपये की करेक्शन से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कल और आज में जो जिस तरीके से आखिरी आखिरी 1 घंटे में रिकवरी हुई है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रही है कि 20 डेमा तोड़ने को तैयार नहीं है मार्केट। अब मेरी एक सेंस बन रही है यहाँ पर कि कल हमने जो इंटरडे में लो बनाया था निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, उस लो के स्टॉप के साथ आप चाहें तो लॉन्ग रह सकते हैं। कल लेकिन निफ्टी ने पहली बार इस हफ्ते 32 पॉइंट से हायर हाई बनाया है और करीब 47 पॉइंट से हायर लो बनाया। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कल निफ्टी ने पहली बार हफ्ते में हायर हाई और हायर लो बनाया। यहाँ से अब मैं एक प्योरली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से व्यू ले रहा हूँ कि 25,891 के एक स्टॉप लॉस के साथ अब आपको इस मार्केट में एक पोजिशनल लॉन्ग रहना। अगर ये ट्रेंड रिपीट हुआ जो मार्केट में रहा है, फिर 20 डे मार्क से रिवर्सल, फिर 20 डे मार्क से रिवर्सल, अगर ये ट्रेंड रिपीट हुआ तो दिसंबर में आपको वापस एक फ्रेश ऑल टाइम हाई मार्केट बना दे और सब हो सकता है एक हायर ऑल टाइम हाई बना दे। ये भी पॉसिबल है कि आज आरबीआई की पॉलिसी आपके लिए ट्रिगर बन जाए।
हो सकता है एक सरप्राइज रेट कट आ जाए। लीजिए भाई साहब, निफ्टी रखिए पहले स्क्रीन पे। आधे % की मजबूती के साथ हम ऑलमोस्ट 26,200 तक गए। अभी भी हायर ट्रेजेक्टरी के आसपास ही 26,170, 175 के जोन्स पे भारतीय बाजार कामकाज करते हुए। और कल सुबह चर्चा हुई थी कि 20 डीएमए को इंटैक्ट रखा है और बाउंस आना है तो इन्हीं जोन से आता हुआ आपको नजर आएगा। फिर कल शाम को रिपैच करा था, फिर बातचीत हुई थी और लग रहा था कि तेजी अब शायद तूल पकड़ती हुई नजर आएगी। पोजिशनली लॉन्ग जाने का मन था, उसको रिविजिट आज सुबह करा और फाइनली अच्छा दोनों दिन हमने लो लेवल से अच्छी रिकवरी आती हुई देखी और आज आधे % की मजबूती के साथ अब फाइनली निफ्टी कामकाज करता हुआ, जबकि एक बहुत बड़ा इवेंट खड़ा था। लेकिन मार्केट स्क्रीन देख के लग रहा था कि अब गिरावट नहीं, अब चलने का दमखम शायद भारतीय बाजारों में है और वही हुआ। ये बात अलग है कि इवेंट उसके साथ साथ कंड्यूसिव होते चले गए। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। भाई मुबारक हो आपको, एकदम सटीक पड़ी और रननी थी। बढ़िया स्क्रीन पे अब तेजी तूल पकड़ती हुई इस समय नजर आ रही है। रिस्पाइट प्ले आउट होता हुआ स्क्रीन पे फाइनली। शुक्रिया आशीष। और ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक मार्केट के लिए ये एक फैक्ट था कि यहाँ से मार्केट को एक ट्रिगर मिलना था और वो ट्रिगर आज आरबीआई की पॉलिसी के रूप में मिल गया। लेकिन टेक्निकली मार्केट ने एक चीज बता दी थी कि 20 डे में मार्केट तोड़ने को तैयार नहीं था और इस वजह से हमने एक ये व्यू लिया था। आज भी देखिए आप, निफ्टी ने अब तक हायर हाई और हायर लो बनाया। आज का हाई तो ऑब्वियसली कल के हाई से कंफर्टेबली हायर है और कल के लो के मुकाबले आज का लो भी अगर आप देखें तो 25,985 पर, कल का लो था 25,938 पर, तो उससे मुकाबले हाई है। और हाई जो हाई है वो तो खैर ऑब्वियसली 100 पॉइंट से ज्यादा हाई है। और मेरा ये मानना है कि मंडे या ट्यूसडे होपफुली, वरना दिसंबर सीरीज में ऑल टाइम हाई लगना चाहिए और बैंक निफ्टी पर वापस 60,000 का लेवल आना चाहिए, क्योंकि यही इस मार्केट का ट्रेंड रहा है। ये देखिए, एक चीज समझिए, इस मार्केट में रिवॉर्ड उनको मिल रहा है जो जब वो डिप आ रही है उसमें थोड़ी हिम्मत दिखा रहे हैं। जो हमने बात भी की थी पिछले हफ्ते कि 20 डेमा पर आए तो वहां पर लीजिए, थोड़ी हिम्मत आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सब कुछ हो जाने के बाद अगर आप चेस करेंगे तो शायद मार्केट आपको रिवॉर्ड ना करे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रखेंगे, जब मार्केट वो करेक्शन दिखाई, ये 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड वाली मार्केट है और इसमें जब भी 1 स्टेप बैक आए तब उसमें आपको बाय करना है बेसिकली। ओके जी, बोल प्लीज कैरी। पहले तो गुड आफ्टरनून सर, और आपकी तबीयत नासाज है उसके बावजूद आप दर्शकों को हिदायत देने आए हैं, सलाह देने आए हैं, बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मार्केट पर आपका जो व्यू था हमने सुना काफ़ी पॉजिटिव था और बड़ा ट्रेंड आपने हमेशा लगातार कहा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग ही रहना है और बड़ा ट्रिगर अगर आरबीआई की तरफ से रेट कट आता है तो वो एक बड़ा ट्रिगर होगा और वो होता हुआ नजर आया है। लेकिन उसके बावजूद आपने कहा था कि आरबीआई पॉलिसी के बाद हम एक फ्रेश व्यू लेंगे। अब क्या फ्रेश व्यू बन रहा है मार्केट का, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं? और इसी में एक और सवाल सर मेरा आपसे ये भी है कि बैंक्स और आईटी को लेकर आप हमेशा से पॉजिटिव रहे हैं। आपने कहा कि आपके पोर्टफोलियो में बैंक्स और आईटी रहना ही चाहिए, लेकिन अगर सवाल पूछूं कि बैंक्स और आईटी में अब क्या बेहतर नजर आ रहा है तो वो क्या होगा? बिल्कुल, शायद दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ मैं। और आपका पहला सवाल काफी शानदार भी था। और देखिए, दर्शकों से माफी चाहूंगा कि मैं लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ। मेरे ना गुरु ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि मार्केट में बहुत ज्यादा एनालिसिस करके फायदा नहीं होता। मार्केट के ट्रेंड को ट्रस्ट करिए और मार्केट कोई ना कोई रीजन आपको दे देती है रैली के लिए। पॉलिसी नहीं होती तो कोई और ट्रिगर होता, लेकिन ट्रिगर तो मार्केट को मिलना था। ये तो हमारी बात हुई थी और बिल्कुल हमने एक बात की थी कि पॉलिसी के बाद एक फ्रेश व्यू लेंगे। वो फ्रेश व्यू यही है कि अब आप चाहें तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन को कैरी करें। अब देखिए, अब जो कल या परसों के लो थे उनको भूल जाइए अब आप, क्योंकि अब आज एक नई तेजी की शुरुआत हुई है, तो आज के लो को आप स्टॉप लॉस मान सकते हैं। रहा सवाल आपके बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी आईटी का, तो ये तो वो बात होगी कि आपको कौन ज्यादा पसंद है, शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन। तो सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन दोनों के पास अपने अपने ट्रिगर है। बैंक निफ्टी के पास ऑब्वियसली ट्रिगर है कि बैंक निफ्टी सबसे स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, प्लस रेट कट का तड़का मिला है यहाँ पर। आईटी के पास एक ट्रिगर ये है कि अब मार्केट की नजर पूरी की पूरी होगी यूएस फेड पर और साथ ही डॉलर रूपी पर, और वो दोनों आईटी के फेवर में है। तो एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है मार्केट के लिए। आज गवर्नर साहब ने भी गोल्डीलॉक्स सिनेरियो की बात की थी। तो ये मेरा व्यू रहेगा कि तेजी दोनों तरफ होगी। अब देखिए, ऑब्वियसली आप कोई भी ट्रेड देंगे उसमें आप एक स्टॉप लॉस रखेंगे। गोल्डीलॉक्स, गवर्नर साहब ने भी वर्ड यूज करा था। अभी आऊंगा
पॉलिसी की डिटेलिंग पे आएंगे, क्या क्या हुआ उस सब पे बातचीत होगी। ये बात सही है, हिम्मत जो कर रहा है उसी को बाजार रिवॉर्ड कर रहा है, और रोज सुबह वही हिम्मत दिलाने की कोशिश बातचीत के दौरान की जा रही थी। तो हमने बढ़िया तेजी भुनाई, मंडे को प्रॉफिट बुक करा, न्यूट्रल गए थे, अब हमने तेजी को पकड़ना शुरू करा है। मतलब अब हमने बेसिकली आसान शब्दों में अपने अब गियर शिफ्ट कर लिया। अब हम वो जिस इवेंट को प्ले आउट होने का इंतजार कर रहे थे, आज सुबह अपनी बातचीत हुई थी, उस इवेंट को एक बार प्ले आउट होने दीजिए, उसका डिसाइसिव कॉल लेंगे। अब कॉल ये है कि दिसंबर के बचे हुए पीरियड में एक अच्छी तेजी की तैयारी कर लीजिए और अपने आप को इसी लिहाज से हम पोजीशन करेंगे, है ना। और सीएनबीसी आवाज के दर्शक तो ऑलरेडी अब शायद गियर शिफ्ट करके ऑलरेडी पोजीशन तेजी की तरफ बना चुके हैं। वो सब बिल्कुल ठीक है आशीष, बस मैं एक चीज में जोड़ना चाहूंगा हाँ। थोड़ी सी, वो है कि मार्केट की तेजी जो है ना वो काफी नैरो होती जा रही है। अगर आप देखें आज भी एडवांस डिक्लाइन, अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, एक बार अगर आप फायर कर दें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो नेगेटिव ही है डिक्लाइन। ये देखिए डिक्लाइंस के फेवर में ये ज्यादा एडवांसेस के मुकाबले। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, इन्होंने भी आज अंडर परफॉर्म किया है। तो अब इसमें या तो आप इस चीज को लेके क्रिप कर सकते हैं कि नहीं मेरा पोर्टफोलियो तो नहीं चल रहा, या आप मार्केट के उस मैसेज को समझ सकते हैं और इस समय अगर मार्केट लार्ज कैप के साथ जाना चाहता है तो आप लार्ज कैप पर फोकस कर सकते हैं। ये वाली तेजी जो है ये ब्रॉड बेस नहीं है, ये एक थोड़ा सा एक हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन ऐसे फेजेस मार्केट में पहले भी आए हैं और आगे भी आते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट इतनी तबीयत आपकी नासाज है, उसके बावजूद आपने इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रैटेजी बताई हमें, और अब क्या अप्रोच होनी चाहिए मार्केट पर उस पर अपना टेक रखा। बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, और इनफैक्ट जो सबसे बड़ी खबर आप डिस्कस कर रहे थे आरबीआई पॉलिसी, और आपने उस पर पूरी चर्चा भी किया था, क्या टेक आया था और अब क्या व्यू बन रहा है फिलहाल आरबीआई पॉलिसी के बाद? अब क्या मार्केट पर आपका नजरिया, और साथ ही आरबीआई पॉलिसी से क्या निष्कर्ष निकाला आपने? मैं पॉलिसी की डिटेल देता हूं, उससे पहले बता दूं जरा, शो में असल में पैनल इंतजार कर रहा होगा, वो पैनल को टीज कर देता हूं। सबसे कुछ देर में बातचीत की शुरुआत करेंगे। भाई आज ओम कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब होंगे फंडामेंटल्स पे, गाबा सर हैं, सतपुते साहब हैं, रचना जी हैं, कविता जी भी जुड़ रही हैं आज, तो सौमिल हैं और मंत्री साहब भी हैं। सब मदद करेंगे आखिरी 1.5 घंटे में। जहां तक निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी की बात है, पिछले 2 दिनों से आपने देखा होगा बढ़िया एक्सपर्ट जुड़ के आपको स्ट्रैटेजी दे रहे हैं। चाहे वो परसों का वो बुल कॉल स्प्रेड हो, कल का वो 29 डायरेक्टर साहब कितना था वो 25,900 का कॉल हो, परसों दी थी चंदन ने, कल 25,900 का कॉल दिया था सचिदानंद उत्तेकर ने, और आज सौमिल से बोला है निफ्टी बैंक की डिटेल स्ट्रैटेजी आप रेडी रखना। तो उस पर आऊंगा, आप सबसे बातचीत करूंगा। पहले जरा श्रेया ने जो बात छेड़ी, हाँ सबसे वाकई इंपॉर्टेंट ट्रिगर है आज, जिसके चलते ये तेजी तूल पकड़ी, या कह लीजिए जिसके चलते हम रेंज से ब्रेकआउट होते हुए नजर आए, वो थी पॉलिसी। और जिस गोल्डी लॉक्स की अभी बातचीत हो रही थी ना, गवर्नर साहब ने अप फ्रंट अपनी कमेंट्री में, जब 10 बजे कमेंट्री शुरू करी, पहली सेंटेंस में ही उस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा था। वहीं से शुरुआत करता हूं, सुनाइए जरा गवर्नर साहब ने क्या कहा। We are in the last month of an eventful and a challenging 2025. We look back at the year so far with satisfaction. The economy witnessed robust growth and benign inflation. Inflation at a benign 2.2% and growth at 8% for the first half of this year presents a rare Goldilocks period. रेयर गोल्डीलॉक्स पीरियड, साल के अंत में बैठे हैं, साल को देखें तो रेयर गोल्डीलॉक्स। गोल्डीलॉक्स मतलब जस्ट राइट, परफेक्ट बैलेंस, सब कुछ सही, सब कुछ वाकई सही अर्थव्यवस्था के साथ। ग्रोथ हमने सरप्राइजिंगली 6 क्वार्टर्स के हाई पे डिलीवर करी 8.2% पे, तो इन्फ्लेशन इस चेन का सबसे लोएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ था 0.25% पे। तो एक सेंट्रल बैंकर के लिए वाकई एक गोल्डीलॉक्स। बहुत कंफ्यूजन था इसी जीडीपी नंबर के बाद से, खास तौर पे कि जीडीपी स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन बेनाइन है, तो फिर करेंगे क्या गवर्नर साहब? एक स्टेटस को में जाएंगे, दरों में कटौती करेंगे? कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था। फाइनल आंसर आ गया 10 बजे। उस कंफ्यूजन के चलते भी आपने पिछले कुछ दिनों से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई देखी थी, क्योंकि बाजार डिसाइसिवली तय नहीं कर पा रहा था कि होगा क्या। 25 बेसिस पॉइंट्स का कट गवर्नर साहब ने अनाउंस करा, प्रो ग्रोथ बैठे। वैसे ये एमपीसी जो है पिछले कई पॉलिसीज में आपने देखा होगा बहुत डविश स्टांस रखती है। 6 के 6 मेंबर्स ने 25 बेसिस पॉइंट्स कट की तरफ
वोट डाला। प्लस एक कंसर्न था लिक्विडिटी का, सिस्टम में नकदी की कमी, ऊपर से एडवांस्ड पेमेंट सामने खड़े हुए हैं, नकदी और स्क्वीज होनी थी सिस्टम में, उसका इलाज भी कर दिया। 1 लाख करोड़ के ओपन मार्केट ऑपरेशंस करे जाएंगे, $5 बिलियन के डॉलर रुपी स्वैप करा जाएगा, बाय सेल स्वैप। आसान शब्दों में $5 बिलियन के डॉलर्स खरीदेंगे तो क्या होगा, रुपया सिस्टम में अब एडिशनल नकदी 5 बिलियन आ जाएगी। बाद में उस टेन्योर के एंड में ट्रेड को रिवर्स कर दिया जाएगा जब नकदी की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से पैसा झोंक रहे हैं, 1 लाख करोड़ प्लस $5 बिलियन। 5 बिलियन कितना हुआ, 40-45 हजार करोड़ पे, और तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास की नकदी की बात कर दी। दूसरा, सबको लग रहा था जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों के आंकड़े रिवाइज होंगे, क्योंकि वैसे एक बात ध्यान रखिएगा, सब गलत पड़े अर्थव्यवस्था को लेकर, इवन आरबीआई गलत पड़ा। साल की शुरुआत में जो ग्रोथ के एक्सपेक्टेशंस लेके चल रहे थे हम इन्फ्लेशन के, बिल्कुल उसके विपरीत सारा माहौल बनता गया, सारे अर्थशास्त्री गलत पड़े। ये आके चैनल पे सब बोल के भी गए, इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी ऐसे बिहेव करी इस बार। खैर, पिछली पॉलिसी में आपको याद होगा जीडीपी 6.5 से बढ़ाकर 6.8% करा था, इस बार कर दिया है 7.3%, 50 बेसिस पॉइंट्स और ग्रोथ बढ़ा दी है। तो फर्स्ट हाफ में 8% की जीडीपी, सेकेंड हाफ में ग्रोथ थोड़ी ठंडी पड़ी होगी, तो इवेंचुअली 7.3% पे पूरे साल के लिए हम आएंगे। उसमें भी Q3 तो फिर भी अच्छा रहेगा, Q4 तक थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ेगा, गवर्नर साहब ने मेंशन कर रखा है। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत कम है। अच्छा, रिवाइज एस्टिमेट पहले 3.1 वाला इन्फ्लेशन पूरे साल का रिड्यूस करके 2.6 पे लेकर आए थे, अब ले आए हैं 2% पे, इन्फ्लेशन और ट्रिम कर दिया है फोरकास्ट को। पर ये ध्यान रखिएगा, ये फूड, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन तो अभी भी 4% के आसपास है। गवर्नर साहब लेकिन कह के गए उसमें कि सिर्फ सोने के दाम बहुत बढ़ गए, उसका 50 बेसिस पॉइंट असर है, उसको हटा दें तो कोर इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा चिंता की बात नहीं है, और वो एंकर्ड रहेगा 4% के आसपास, यानी कि यहां से इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा सरदर्द नहीं करेगा। और इन सब पर भरोसा देखते हुए उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स का कट करा है। और एक और चीज है, पता है, पॉलिसी से पहले लग रहा था कहीं ये लास्ट कट ना हो, ऑलरेडी 100 बेसिस पॉइंट काट दिया था, और लग ये रहा था कि लास्ट कट ना हो। और एनालिस्ट डिवाइडेड हैं, इकोनॉमिस्ट डिवाइडेड थे, कई लोग मान रहे थे लास्ट कट है, कई लोग मान रहे थे नहीं गुंजाइश है। गवर्नर साहब ने वो हेडरूम छोड़ दिया है, ऐसा नहीं कह सकता मैं फर्म बिलीव के साथ कि ये लास्ट कट हो गया। और वैसे लता मैम आ गई, ये सब बोलना नहीं चाहिए मुझे, स्टूडियो में रेडी हो रही हैं, उन्हीं से जानूंगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा इस बारे में। पर ये पॉलिसी की कहानी है। लता मैम को माइक अप करो भाई आप लोग। जाते जाते गवर्नर साहब ने क्या कहा एक बार वो भी सुनिएगा, ग्रोथ को सपोर्टिव जो कमेंट आए थे उनके, वो सुनिए जब तक लता मैम रेडी हो रही है। The MPC noted that the headline inflation has eased significantly and is likely to be softer than the earlier projections. Both headline and core inflation are expected to be at or below the 4% mark during the first half of next year. Growth, while remaining resilient, is expected to soften somewhat. Thus, the growth inflation balance, especially the benign inflation outlook on both headline and core, continues to provide the policy space to support the growth momentum. ये रहा पॉलिसी का डिटेल्ड कवरेज, पर ये सब तो हमको पता है। वैल्यूबल इंसाइट की जरूरत पड़ती है, कहना क्या चाहते थे, क्या नहीं कहा और क्या कर देंगे। लता मैम स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं। बीच में इनका एक कमेंट सुन रहा था मैं कि हो सकता है एक ड्राई पाउडर छोड़ दें, शायद आगे वाली आने वाली परिस्थितियों के लिए। वो पाउडर तो नहीं छोड़ा लता मैम, 25 बेसिस पॉइंट कट कर दिया, तो खीसे में सब कुछ खत्म हो गया या आगे के लिए कुछ बचा है? अब कहना मुश्किल है। उन्होंने एक तरह से उसको बहुत इवनली बैलेंस किया। मतलब उन्होंने बार बार कहा कि इन्फ्लेशन काफ़ी बिनाइन है, मतलब बहुत कम है। ओके। तो 4% उनका मतलब गोल है, 4% प्लस और माइनस 2। उनका फॉरवर्ड फोरकास्ट है अप्रैल मई जून के लिए 3.9, और जस्ट 4 महीने पहले वो फोरकास्ट उनका 4.9 था, अब नीचे आ गया 3.9, और फिर नया फोरकास्ट सेकेंड क्वार्टर का पहले बार दे रहे हैं, वो 4% है। और उन्होंने बार बार ये दोहराया कि अगर हम गोल्ड को एक्सक्लूड करें तो ये 50 बेसिस कम होता है, मतलब उनके टारगेट 4% के 50 बेसिस पॉइंट, हाफ अ परसेंटेज पॉइंट कम आता है।
तो ये कहकर उन्होंने एक उम्मीद जाग रखी है। लेकिन जब मैंने उनको पॉइंटेडली पूछा, आपने ये कहा, इसलिए क्या हम ये मान के चलें कि आपको और भी स्पेस है ग्रोथ सपोर्ट करने के लिए? उन्होंने कहा वो कहना स्पेक्यूलेटिव हो जाएगा, हम डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, हम देखेंगे। तो इससे उन्होंने दरवाज़ा बंद नहीं किया, लेकिन एक तरह से कमिटमेंट नहीं दिया है, जैसे उन्होंने 2 पॉलिसी पहले दिया कि कट होकर रहेगा। लेकिन उसका संभावना भी थोड़ा बहुत है। ये एक सुपर्ब कम्युनिकेशन है। ये बार इतने सारे देने के बाद भी अगर उम्मीद जागे रखना एक आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने वो रखा। और उनका सेकंड की टेक अवे ये है कि वो लिक्विडिटी काफ़ी रखेंगे। ये मेंटालिटी ऐसा है ना, अगर हम बैंक्स खुद आरबीआई से पैसे ले रहे हैं तो वो डिपॉजिट के लिए, डिपॉजिटर के लिए घटाएंगे ना लेंडिंग में घटाएंगे, क्योंकि वो खुद बोरो कर रहे हैं तो कैसे घटाएंगे। उनका मेंटालिटी पॉजिटिव, ट्रांसमिशन ओरिएंटेड करने के लिए उन्होंने बार बार कहा कि हम लिक्विडिटी काफ़ी रखेंगे। मतलब बैंक्स हमारे पास बोरो करने के लिए नहीं आएंगे, लिक्विडिटी सरप्लस में रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये 2 मैसेज जो उन्होंने दिया, ये कम्युनिकेशन ऑन लिक्विडिटी एंड दैट इन्फ्लेशन इज बेनाइन, ये बार बार कहना, इससे बोथ बॉन्ड मार्केट एंड बैंक सिस्टम में एक तरह से उत्साह है। या दैट्स राइट, दैट वाज द वर्ड। आई थिंक बहुत पॉजिटिव कम्युनिकेशन है, इसलिए ये एंड ऑफ द रोड करके एक नेगेटिविटी नहीं है। जब रेट कट आया, यील्ड्स फेल। तो मैम ये बैंक्स के लिए काफी पॉजिटिव हो जाएगा, तो एज अ बैंकिंग स्पेस नहीं, ये नहीं है। बैंक्स के लिए पहले ये नेगेटिव है, क्योंकि जब रेट घटता है उनके 1% ऑफ लोन्स, किसी को 30% है, किसी को 40% है, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड लोन्स है। कई लोग रेपो से लिंक करते हैं, कई लोग 91 डे टी-बिल से लोन लिंक करते हैं। वो इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ से वो लोन कम हो जाएगा, वो ब्याज दर। बट उनके डिपॉजिट्स अभी इतना वो घटा नहीं सकते। इनफैक्ट अश्विनी तिवारी एसबीआई मैनेजिंग डायरेक्टर तो चैनल पे थे, उन्होंने सीधा कह दिया कि आइंदा डिपॉजिट्स को कम करने की गुंजाइश है ही नहीं, लोग नहीं आएंगे। और उनको स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी मिल रहा है, इसीलिए ये बैंक्स के लिए थोड़ा नेगेटिव है। तो बैंक्स क्या करते हैं, दे विल गिव मोर रिस्की लोन्स, पर्सनल लोन ज़्यादा देंगे, क्योंकि मैनेज फिर वो हो गया तो बेसिकली पॉजिटिव एनबीएफसी को है, चले नहीं पॉलिसी को, पर वो ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, नीचे तक नहीं हो रहा, एमएफआई स्पेस में नहीं हो रहा, तो ट्रांसमिशन ढंग से हो नहीं पा रहा है क्या? नहीं, ट्रांसमिशन आज ही सुबह किसी पैनल से बात कर रहा था, वो कह रहे थे आप देखो ना ट्रांसमिशन एमएफआई तक जा ही नहीं रहा पैसा, ऐसा लग रहा है। नहीं, वो बैंक्स तो अपना प्रॉफिट भी देखेंगे ना, तो ट्रांसमिट वहां करेंगे जहां कंपलसरी है, जो लिंक्ड लोन्स है। परफेक्ट। तो पॉलिसी अच्छी लगी आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। अच्छा, आप होते एमपीसी मेंबर तो कैसे, क्या वोट करते आप? न्यूट्रल रखते, ऐसा करते, पॉज विद अ डविश स्टैंस, या आप भी वोट करते 25 बेसिस पॉइंट कार्ड? इन द बिगिनिंग मुझे लगा था कि उनको रेट कट नहीं देना चाहिए, ही शुड कीप इट, बिकॉज अभी इतना अनस्टेबल लग रहा है रुपी, माहौल जरा रुपी को लेकर कंसर्न नहीं है ना? वो उस टाइम पे 10 बजे की कमेंट्री में तो नहीं लग रहे थे। नहीं, कंसर्न्ड नहीं लग रहे थे। उन्होंने एकदम वो नॉर्मल आरबीआई का एक पोजीशन होता है, उन्होंने रट के लिया वो सेंटेंस। आरबीआई डज नॉट टारगेट एनी लेवल और रेंज, आरबीआई ओनली कम्स इन व्हेन देयर इज अबनॉर्मल वॉलेटिलिटी। तो वो सेंटेंस, वो एक कॉमा फुल स्टॉप ना बदलकर उन्होंने वापस दोहरा दिया। लेकिन उन्होंने एक तरह का कॉन्फिडेंस दिया मार्केट को कि हमारा एक्सटर्नल सेक्टर काफ़ी मजबूत है, तो उस तरफ हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ख़राब हैं, थोड़ा अक्टूबर में कम हुआ, लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं, और ये रेमिटेंसेस काफ़ी अच्छा है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो 1% ऑफ जीडीपी है, वो खास नहीं माना जाता। 91 से आप देखेंगे तो नॉर्मली हमारा एवरेज 2.5% रहा है, उससे तो ये डेफिसिट कम ही है। तो ऐसे उन्होंने तसल्ली दी कि रुपये पर हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं। परफेक्ट। लता मैम, लता मैम को अच्छी थैंक यू। लता मैम को अच्छी लग रही है तो बाजार को भी अच्छी लगेगी, अच्छी लग रही है इसीलिए आधे % की मजबूती। आपको मानना पड़ेगा कि मुझे भी इतनी अच्छी लगी, क्योंकि बाजार का रिएक्शन इतना पॉजिटिव था। आपको याद है, भाव भगवान से कहते हैं। हाँ, करेक्ट, दैट इज द राइट सेंटेंस। वो जीडीपी जब 8.2 आया और नेक्स्ट डे मंडे में एकदम आतुरता से आई कि अच्छा होगा,
ऑल 3 मार्केट्स फेल, बॉन्ड्स भी गिरा, रुपी भी गिरा, स्टॉक्स भी गिरा। अभी ये देखिए पॉलिसी के बाद जस्ट 3-4 डेज हमारा वो 90.30 का मेमोरी भी हट गया और ऑल 3 मार्केट्स हैव रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली, तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, वाकई अच्छा है, आधे % की मजबूती है। लाइए भाई एक बार निफ्टी स्क्रीन पे रखिएगा। दादा मैम थैंक यू। हम पिछले 2-3 दिन से क्या काफी कंसोलिडेशन के जोन से पॉजिटिव बायसनेस के साथ जरूर थे। 2 दिनों से लो लेवल से रिकवर कर रहे थे, अच्छे जोन से रिकवर कर रहे थे। 25,900 पुट राइटर्स का जोन था, वहीं पे हमारे प्रीवियस स्विंग लोस थे, हमारे एवरेजेस थे, तो उसकी रिस्पेक्ट कर गए हम लोग, इसलिए थोड़ा सा भरोसा था भारतीय बाजारों पे। और आज जब वो इवेंट प्ले आउट हुआ, ऐसा लग रहा था कि वो मेक और ब्रेक इवेंट होगा। गाबा सर ने आज सुबह शायद वो वर्ड यूज भी करा था, बाकी मेक और ब्रेक था। इनिशियल वोलेटिलिटी आई जरूर, उसके बाद फाइनल वर्डिक्ट ये था कि अच्छी मजबूती के साथ। तो 25,100 की सरदर्द एक बार निकला तो सीधे 25,200 की ट्रेजेक्टरी पर गए, वहीं पर रेस्ट लिया, लेकिन 25,200 अब एग्रेसिव कॉल राइटर शिफ्ट होकर 25,200 पे आ गए आज के सेशन में, जो 25,100 पे कल तक थे। 25,200 पे आए, वहीं पे सबसे एग्रेसिव कॉल राइटिंग इस समय खड़ी हुई और वहीं पे रेस्ट लेके थोड़ा सा मामला इस समय कूल ऑफ होता हुआ। ऐसे में सीधे चले सौमिल के पास। सौमिल, पहले सिर्फ निफ्टी की चर्चा कर ली जाए। ये जो रेस्ट लेके थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुए हैं ठीक है, लेकिन आप कैसे देख रहे हो निफ्टी को? आप लोग का हाउस व्यू क्या है निफ्टी की चाल को लेकर? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हाउस व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं ऑन द वीकली चार्ट्स, ऑन द मंथली चार्ट्स, सारे टाइम फ्रेम पे हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन है। अगर आप चार्ट्स देखेंगे, चार्ट में मैंने क्लियरली दिखाया है कि एक ब्रेकआउट है ऊपर की तरफ और वो ब्रेकआउट को रीटेस्ट करके फिर हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं। एवरी टाइम ये जब डिप करता है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही, ये 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर की तरफ रुक करता है, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी मार्केट्स। अगर आप प्रीवियस रैली भी देखें तो इसी तरह चली है कि 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास हमेशा सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक किया है। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव ऑन द मार्केट्स। अभी अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में बात करें तो जो लोज बने हैं 3 दिन पहले 25,890 का, वो बहुत ही क्रूशियल रहेगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। और यहां से कम मैं अगर टारगेट बताऊं तो 26,700 26,800 के आसपास के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के टारगेट बैठते हैं। और अगर इन द वेरी शॉर्ट टर्म के टारगेट्स 26,325 जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो, और उसके ऊपर 26,400 के, तो ये कुछ टारगेट्स हैं, स्टॉप लॉसेस हैं और सपोर्ट जोन है। दूसरा और एक सपोर्ट जोन मैं बहुत मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज 40 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज 25,800। यहाँ पर भी एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है क्योंकि उस वहीं पे ही एक स्विंग लो भी है। सो ओवरऑल बायस रिमेन्स पॉजिटिव, बाय ऑन डिक्लाइन शुड बी द स्ट्रेटजी इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। बैंक निफ्टी में भी एक चैनल पैटर्न में चल रहा है। बैंक निफ्टी हार्ट ऑफ हाई बॉटम फॉर्मेशन है हर एक टाइम फ्रेम में। इनफैक्ट इवन द मोमेंटम इंडिकेटर्स आर ऑन द बाय साइड। यहां से जो टारगेट्स हैं 60,400 60,500 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं और ऊपर में जो मेरे फाइनल मीडियम टर्म टारगेट्स हैं वो 62,500 के आसपास के हैं, बिकॉज मैं समझता हूं कि बैंक निफ्टी और ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। जो शॉर्ट टर्म के सपोर्ट लेवल्स हैं दैट इज 59,000 20 डेली मूविंग एवरेज और 40 डेली मूविंग एवरेज इज 58,280। ये लेवल्स ध्यान में रख के बाय ऑन डिक्लाइंस की स्ट्रैटेजी अपनाए दोनों ही इंडेक्स में। लीजिए, बहुत पॉजिटिव है भाई, बहुत पॉजिटिव व्यू मार्केट्स पे। क्रूशियल नजर रखनी है, मेरे ख्याल से वो परसों का लो था 890 891 का। जब तक वो स्क्रीन पे इंटैक्ट है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं। तेज़ी यहाँ से तूल पकड़ेगी और सौमिल ने तो एग्रेसिव 26,700 26,800 का बिगुल बजा दिया है। तो आज बढ़िया तेज़ी, कल कमाई के अड्डे में 25,900 का कॉल भी आप बढ़िया एंजॉय कर रहे होंगे, उस पर भी बने रहिएगा। बुल कॉल स्प्रेड पे मैं अभी जरा चेक करवा रहा हूँ, मुनाफा बांधने का समय आएगा उस पर। वो परसों की ट्रेड थी, वो भी सटीक बैठी होगी, बढ़िया कमाई होती हुई। टारगेट हिट है भाई बुल कॉल स्प्रेड का, परसों का भी कमाई का अड्डे का। ये लीजिए, ये बुल कॉल सेट परसों का था, 25,900 का कॉल कल लिया था और सौमिल ने आज बिल्कुल बता दिया एंट्री पाने के मौके ढूंढिए। इंटैक्ट रहे वो लोअर लेवल्स, बस इस पर नजर रखेंगे अपन और एग्रेसिव तेजी का कॉल यहां पे बनता हुआ।
श्रेया, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूड कैसा? स्टॉक स्पेसिफिक मूड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि देखिए मार्केट का मूड माहौल अच्छा है और जिस तरीके से आरबीआई पॉलिसी में रेट कट के सौगात मिल गए तो ज़्यादातर आपको काउंटर्स दिखेंगे एनबीएफसी स्पेस से जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ज़्यादा खरीदारी आपको उसी स्पेस से होती हुई नजर आएगी। श्रीराम फाइनेंस 3.5% आप आज के सेशन में सुबह से ही तेज था, आरबीआई पॉलिसी से आने से पहले ही इनफैक्ट पूरे एनबीएफसीज में हलचल देखने को मिल रही थी। बजाज फिनसर्व 2.5% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार, बजाज फाइनेंस भी 2.5%, बजाज ट्विंस आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। एसबीआई लाइफ में भी अच्छी तेजी 1% से ज्यादा की, इनफैक्ट पिछले कुछ सत्रों से चल भी रही है स्टॉक। इंडस टावर 3.5% की तेजी। वोडाफोन मामले को लेकर जब भी कोई रिलीफ आता है तो उसका डायरेक्ट हमें असर इंडस टावर पे भी देखने को मिलता है, 3.5% ये चढ़ गया। चोला इन्वेस्ट अगर फिर से अगेन एनबीएफसी स्पेस से 3% की तेजी। एसबीआई कार्ड 3.5% और मैरिको, गावस्कर ने चुना भी था इसको एफएमसीजी पैक से, अच्छा परफॉर्म करता हुआ 3% की तेजी के साथ। लेकिन बैकफुट पर है एचयूएल, क्वालिटी वॉल्स डीमर्ज हुआ है, आइसक्रीम बिजनेस इसका 5% नीचे है आज। सन फार्मा टूट गया 0.5% करीब। ट्रेंट में मुनाफा वसूली 1% और इटर्नल शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन फिर से जाते जाते ये गोता लगा गया करीब 1%। इसके अलावा आप देखें केन्स टेक लगातार टूट रही है काउंटर। कोटक की रिपोर्ट आई, कंपनी ने क्लैरिफिकेशन भी दी, उसके बावजूद कोई असर नहीं, 10% नीचे। एम्बर एंटरप्राइजेस स्पेस से अगेन, और हिताची एनर्जी कैंप्स में भी काफी दबाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल ठीक, इन सब स्टॉक्स पे आगे बातचीत भी करेंगे। अच्छा, हैदराबाद हाउस में नई दिल्ली में पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच मुलाकात, बायलैटरल टॉक्स हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस समय, सीधे रुक वहां पे करते हैं। The agreement between the government of the Republic of India and the government of the Russian Federation on cooperation in migration, and the agreement between the government of the Republic of India and the government of the Russian Federation on temporary labor activity of citizens of one state in the territory of the other state. These documents will be exchanged by Mr. Vladimir Kolokoltsev, Minister of Internal Affairs of the Russian Federation, and Dr. S. Jaishankar, External Affairs Minister of India. The next two documents include the agreement between the Ministry of Health and Family Welfare of the Republic of India and the Ministry of Health of the Russian Federation on the cooperation. ओके, जो अब करार हुए हैं, जो सिग्नेचर्स हुए हैं, उन पे अब अपडेट्स आते हुए कुछ देर में लक्ष्मण को जोड़ लेंगे, सारा निचोड़ बता देंगे। लक्ष्मण, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसले हुए, क्या क्या साइन किए गए डॉक्यूमेंट्स, क्या निकल के आया इस ऑल इंपॉर्टेंट इंडिया रशिया बायलैटरल मीट में। लक्ष्मण को रेडी करिएगा और साथ साथ प्लीज रोहन को भी रेडी करिएगा। इंटरग्लोब एविएशन के खूब सारे अपडेट्स आ रहे हैं, ताज़ा सारी अपडेट्स के साथ रोहन भी नई दिल्ली से जुड़ जाएंगे। अब पिक्स ले ली जाए, सब इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर साहब सबको स्क्रीन पे रखिए। गाबा सर कहाँ है मेरे? गाबा सर, गुड आफ्टरनून। इस समय का प्रेफर्ड आइडिया सर? मेरा इस समय का प्रेफर्ड आइडिया मैं कहूंगा ब्रिटानिया ही है, बिस्किट ही खाओ। क्योंकि 13 हफ्तों से जो बेस बना है उसके बाद आज निकला है और ये एक दिन रुकने वाला नहीं है, ये चलने वाला अब यहीं से। सेफ स्टॉक है ऑन द लॉन्ग साइड, ट्रेड कर रहा है 5950 और एक ब्रेकआउट चाहिए था, वो मिला करीब 5975 के आसपास। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 5900 का, मतलब 50 रुपए का स्टॉप है। टारगेट कम से कम 100-150 रुपया होना चाहिए। उसको स्पिल ओवर ट्रेड कल तक हो सकता है, बीटीएसटी के तरफ भी हो सकता है, जैसे चाहे ले ले, लेकिन यहां पर एक बेस बना हुआ है, बेस के बाद ब्रेकआउट मिला है, अप मूव ऑन है ब्रिटानिया। गाबा सर के पिक, शाम को बिस्किट्स और सुबह पैराशूट ऑयल। गाबा सर, मैरी को सुझाया था आपने, एफएमसीजी पैक से अच्छा लगा। और ये खुद तो हमें बोल रहे हैं बिस्किट खाओ, खुद फ्रूट्स खाते हैं। हाँ, हमारी हेल्थ का कुछ लेना देना इनको, अपनी बस पड़ी है। ओके, राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, नजर जो है वो मेरी आप कह सकते हैं कि B2 पे है। सुबह बजाज फाइनेंस सुझाया था, अभी बजाज फिनसर्व आप देखिए, मुझे लगता है कि ये लेवल अच्छा है 2100 के ऊपर। बजाज फिनसर्व इज अ बाय। इसका जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो रहेगा 2160 का। 2100 के हिसाब से अगर आप देखें
तो 2090 ये इसका स्टॉप लॉस होगा बजाज फिनसर्व। B2 बजाज फिनसर्व इस समय का पिक। बजाज फाइनेंस एक बार स्क्रीन पे लेकर आएगा, मेरे ख्याल से उसका तो टारगेट अचीव हो गया होगा। कितना 1060 टारगेट दिया था ना? हाँ आशीष जी, थैंक यू। 1060 आज वो टारगेट सुबह ट्रेड दिया था, खुलने के बाद तेजी तूल पकड़ी, 1060 के वो टारगेट्स अचीव करे। बजाज फाइनेंस ट्रेड डन एंड डस्टेड। अब बजाज फिनसर्व सतपुते साहब को आ रहा है पसंद। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी इस समय का प्रिफर्ड आइडिया। जी गुड आफ्टरनून। और इस वक्त के प्रिफर्ड आइडिया में आई विल गो विद कल्याण ज्वेलर्स। यहाँ पे अभी अभी एक स्विंग शुरू होने जा रहा है और दैट इज द मेन रीजन आई एम चूजिंग दिस। गिरावट के बाद एक पिछले 2-3 दिन में एक बेस भी बना है जिसमें से निकलने का अटेम्प्ट चालू है, तो स्विंग इज कंपैरेटिवली फ्रेश। तो ज्यादा स्कोप है कि यहाँ पे हमें आज के लास्ट आवर में और कल के दिन में भी कंटिन्यूएशन देखने को मिले। 492 में इसमें फ्यूचर्स पे हम ऐसे लगा कि इसको लॉन्ग कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट होगा 501 और दूसरा होगा 507। ओके, कल्याण ज्वेलर्स और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी यहाँ पर आती हुई, तो ये खरीदारी की राय रचना जी की तरफ से हो गई। अरुण कुमार मंत्री जी गुड आफ्टरनून, आप अपनी पिक बताएं। श्रेया जी गुड आफ्टरनून। श्रेया जी मुझे लग रहा है कमोडिटीज में अच्छा मोमेंटम है और जिस हिसाब से गोल्ड, सिल्वर, कॉपर सभी मोमेंटम नजर आ रहा है, तो एनसीएक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। डायरेक्ट बेनिफिशियरी और टेक्निकली भी काफी बुलिश नजर आ रहा है। इनफैक्ट आज 10,200 के पुट में हैवी राइटिंग देखने को मिल रही है, तो मुझे लग रहा है एनसीएक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। 10,190 का स्टॉप लॉस रहेगा और 10,670 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए एमसीएक्स को लेके जा सकते हैं। एमसीएक्स में खरीदारी करने का मन, बढ़िया ट्रेड आ रहा है ये भी। चलिए सौमिल, आपका इस समय का प्रेफर्ड स्टॉक आइडिया कौन सा? मेरा स्टॉक आइडिया है मुथूट फाइनेंस। फाइनेंस साइड से ही बहुत अच्छे ट्रेड्स मिल रहे हैं। मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी एक अप ट्रेंड में चल रहा है, सारी एवरेजेस के ऊपर है। अभी एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉप लॉस रहेगा 3700 पर और टारगेट रहेगा 4000 पे। ओके, मुथूट फाइनेंस ज्वेलरी और इनफैक्ट गोल्ड फाइनेंसिंग स्टॉक्स अगर आप देखें तो ये रडार पर है। शानदार परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर से 2.5% की तेजी के साथ डेज हाई पर। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए, एक रिकैप आपके लिए ताकि आप फटाफट से स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर पाएं। एक मोदी जी जी बिल्कुल जाना पड़ेगा। डायरेक्टर साहब चलें क्या? स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकट से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। इससे हमारा व्यापार और निवेश डाइवर्सिफाइड,
बैलेंस और सस्टेनेबल बनने का और सहयोग के क्षेत्रों में नए आयाम भी जुड़ेंगे। आज राष्ट्रपति पुतिन और मुझे इंडिया रशिया बिजनेस फोरम में शामिल होने का अवसर मिलेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच हमारे बिजनेस संबंधों को नई ताकत देगा। इससे एक्सपोर्ट, को प्रोडक्शन और को इनोवेशन के नए दरवाजे भी खुलेंगे। दोनों पक्ष यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एफटीए के शीघ्र समापन के लिए प्रयास कर रहे हैं। कृषि और फर्टिलाइजर के क्षेत्र में हमारा करीबी सहयोग फूड सिक्योरिटी और किसान कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे खुशी है कि इसे आगे बढ़ाते हुए अब दोनों पक्ष साथ मिलकर यूरिया उत्पादन के प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम आईएनएसटीसी, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत रूस साझेदारी का मजबूत और महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में हमारा सहयोग पूरे विश्व में सिक्योर और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्लीन एनर्जी, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग और न्यू एज इंडस्ट्रीज में हमारी साझेदारी को ठोस समर्थन मिलेगा। फ्रेंड्स, भारत और रूस के संबंधों में हमारे सांस्कृतिक सहयोग और पीपल टू पीपल टाइज का विशेष महत्व रहा है। दशकों से दोनों देशों के लोगों में एक दूसरे के प्रति स्नेह, सम्मान और आत्मीयता का भाव रहा है। इन संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमने कई नए कदम उठाए हैं। हाल ही में रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट्स खोले गए हैं। इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क और सुगम होगा और आपसी नजदीकियां बढ़ेगी। इस वर्ष अक्टूबर में लाखों श्रद्धालुओं को काल्मिकिया में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट फोरम में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का आशीर्वाद मिला। मुझे खुशी है कि शीघ्र ही हम रूसी नागरिकों के लिए निःशुल्क 30 डे ई टूरिस्ट वीजा और 30 डे ग्रुप टूरिस्ट वीजा की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैन पावर मोबिलिटी हमारे लोगों को जोड़ने के साथ साथ दोनों देशों के लिए नई ताकत और नए अवसर क्रिएट करेगी। मुझे खुशी है कि इससे बढ़ावा देने के लिए आज 2 समझौते किए गए हैं। हम मिलकर वोकेशनल एजुकेशन, स्किलिंग
और ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे। हम दोनों देशों के स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और खिलाड़ियों का आदान प्रदान भी बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, आज हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है। पीएम मोदी अब प्रेस को इस समय संबोधित करते हुए 2030 तक के लिए इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया और रशिया ने साइन कर दिया है। कई सारे डेवलपमेंट्स, उसमें खास तौर पे फर्टिलाइजर, कृषि पर फोकस, यूरिया मिल के मैन्युफैक्चर करने की बात, और वो बात बोलते से दोनों सरकारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स एनएफएल और आरसीएफ बढ़िया मजबूती के साथ इस समय इस होप में कि इन सबको फायदा होगा उस जॉइंट वेंचर का, तेजी दिखाते हुए। खैर, क्विकली लक्ष्मण से समझ लेते हैं कि इनसाइट्स मार्केट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण, गुड आफ्टरनून भाई साहब, क्या इंपॉर्टेंट हमारे लिए? ये गुड आफ्टरनून। दरअसल जो 2030 तक के आर्थिक साझेदार के रूपरेखा की जो बात की प्रधानमंत्री ने, उसके 2-3 पहलू काफ़ी महत्वपूर्ण है जो मार्केट के लिहाज से बता दूं। एक तो फर्टिलाइजर सेक्टर में बड़ा सहयोग होगा। बता दें कि भारत जो है रूस से फर्टिलाइजर काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अप्रैल से सितंबर के बीच में $1.3 बिलियन का फर्टिलाइजर सरकार भारत ने इंपोर्ट किया है। तो अब रूस के साथ मिलकर के फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ावा देंगे अपने यहाँ, रूस में हमारी कंपनियां जाकर प्रोडक्शन बढ़ाएंगी, इसको लेकर के मैं सुन पाया था, डिटेल आना बाकी है। 3 सरकारी कंपनियों के साथ, रूस की कंपनियों के साथ एमओयू हुआ है, जिसमें एनएफएल, आरसीएफ भी शामिल है। दूसरा है वो है आपको शिपिंग सेक्टर को लेकर के, शिपिंग सेक्टर पे काफ़ी फोकस है। शिपिंग सेक्टर को लेकर भी दोनों देशों के बीच में करार हुआ है। इसमें 2 तरह के करार है, एक शिप बिल्डिंग को लेकर के, दूसरा है कि सी फेरर जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग के लेकर के यहाँ पे करार किया गया। ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब के अलावा कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग बढ़ाने के लिए, मैन पावर पे फोकस करने के लिए, इस तरह से कई सारे करार किए गए हैं। अभी जैसे साझा बयान खत्म होंगे, उस करार की डिटेल निकल कर सामने आएंगी तो और पता चलेगा आपको किसको कहां फायदा होगा। लेकिन कई सारे सेक्टर में इंपोर्ट निर्भरता कम करने के लिए ये करार काफी ज्यादा अहम होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो सुबह ही अपने दर्शकों को आशीष याद होगा, मैंने बता दिया था कि किसी भी डिफेंस सेक्टर में करार की औपचारिक घोषणा होने की संभावना कम है, और आपने देखा होगा कि डिफेंस सेक्टर में किसी भी करार की घोषणा यहां पे नहीं की गई। आप नहीं बोलते तो ये मैं बोलने वाला था। लक्ष्मण ने आज सुबह कहा था डिफेंस का आप नहीं सुनेंगे कुछ। आमतौर पे इस तरह के बायलैटरल्स में डिफेंस की बातचीत नहीं होती। लक्ष्मण, एक सवाल मेरे जहन में, मोदी जी जब बोल रहे थे तो सारा रशियन डेलीगेशन कान में हेडफोन लगा के सुन रहा था, तो कौन इंटरप्रेट कर रहा होता उनके कान में फटाफट? एआई कर रहा होता है या कोई उनके यहाँ से कोई बोलता है और सब सुनते रहते हैं? नहीं, दरअसल ट्रांसलेट करने वाला कोई होता है? नहीं, अगली बार जब भी ऐसा मौका आएगा तो आपको मैं ले चलूंगा हैदराबाद हाउस। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप एंटर करेंगे तो हेडफोन रखे रहते हैं, हेडफोन आपको दिया जाता है। हेडफोन में आपके पास ऑप्शन होता है कि उसको किस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं, उधर की तरफ स्विच आप घुमा दीजिए। जिस लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं वो स्विच की तरफ ऑन कर देंगे तो उस लैंग्वेज में आपको अपने आप ट्रांसलेट होकर यहाँ पे। अपने ट्रांसलेट कौन कर रहा है? एआई कर रहा होता है क्या? नहीं, एआई नहीं कर रहा, तो वहाँ ट्रांसलेटर बैठे होते हैं जो ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। अलग अलग चैनल्स होते हैं। आप इन रशियन वालों ने हिंदी टू रशियन वाला घुमा दिया। ओके, चलिए लक्ष्मण, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपडेट वैसे आ रहे हैं, कई लोग लिख रहे हैं मुझे, जीरोडा, ग्रो और वैसे टिकर टीम में तो एक और अपस्टॉक भी चला है। सब में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तकनीकी दिक्कतें आ रही हैं। कोई अपडेट्स हैं आप लोग के वापस ठीक हो जाए तो अपडेट दीजिएगा, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। एक पिक रह गई है, राजेश सर बोलेंगे मेरा नंबर तो आ ही नहीं रहा है। राजेश सर सॉरी, वो डिसाइड करना था कि मोदी सर के पास जाऊं कि राजेश सर के पास जाऊं।
मोदी सर के पास चला गया था, अब आपके पास आ रहा हूँ। राजेश सर, आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून श्रेया, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। और भारत में भाई प्रधानमंत्री से ऊपर तो कोई है नहीं, तो बट ऑब्वियस है कि आपको मोदी जी के पास ही जाना चाहिए था और वही आप गए, तो इसमें कोई वो नहीं है। और जहां तक पिक की बात है, मैं HDFC के साथ जाना चाहूंगा। अगर आप देखें तो एक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक, एसेट क्वालिटी बहुत स्टेबल, लगातार स्टेबल ग्रोथ देता आया है। फोकस अब उनका रिटेल डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में है। दूसरी तिमाही में अगर आप देखें तो 11% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखा गया। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसके ऊपर 19% के प्लस है। सब्सिडियरियां अच्छी तक काम कर रही है, चाहे वो लाइफ की हो, AMC की हो, एर्गो हो या सिक्योरिटीज हो। और हमारा ये अनुमान है कि इस साल के अंत में ये बैंक करीब करीब 80,000 करोड़ का बॉटम लाइन डिक्लेयर करेगा। बहुत अच्छी रिस्क मैनेजमेंट, बहुत अच्छी क्रेडिट अंडर राइटिंग और वैल्यूएशन मुझे बहुत कंफर्ट दे रहे हैं, बावजूद इसके कि पिछले कुछ एक आध महीने में अच्छा खासा बढ़ गया है। यहाँ से मुझे अच्छी से खासी अपसाइड नजर आ रही है, डिलीवरी रखनी चाहिए। डिलीवरी रखिए, HDFC बैंक में अच्छी खासी अपसाइड नजर आएगी। और एक अपडेट और आया था मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा का, 25 बेसिस पॉइंट्स दरों में कटौती। तो RBI का वो ट्रांसमिशन होता हुआ पहला बैंक अनाउंसमेंट करता हुआ 25 बेसिस पॉइंट सेंट्रल बैंक ने काटे, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अनाउंस कर दिया 25 बेसिस पॉइंट्स दरों में कटौती। शायद उसी का बैंक ऑफ बड़ौदा का चल रहा था ना डायरेक्टर साहब फ्लैश। हाँ चलिए, अच्छा आप रोहन के पास चला जाए। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, कुछ देर पहले खबर आई कि रेगुलेटर एविएशन के DGCA ने FDTL नियमों में एयरलाइंस को थोड़ी सी ढील दे दी है, विड्रॉ कर लिया है क्या वीकली रेस्ट विद लीव। भाई साहब मतलब क्या हुआ रोहन? और इस विड्रॉल से सारी दिक्कतें इंडिगो की खत्म हो जाएंगी, ऐसा मान के चलूं क्या? जी नहीं, ये एक आंशिक राहत है एयरलाइंस को, तमाम एयरलाइंस को, इंडिगो को खासतौर पे, कि एक जो FDTL नॉर्म है उसमें 48 घंटे की जो पायलट का रेस्ट है वो मैंडेटरी है। अब ये जो नया नियम आया है इसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस बीच कोई पायलट या क्रू छुट्टी भी लेता है, मान लीजिए आपने एक छुट्टी ले ली, तो वो आपके रेस्ट में काउंट कर लिया जाएगा। इससे पहले का जो नियम था उसमें उन्हें मैंडेटरी अलग से 48 घंटे का रेस्ट देना था। तो अब ये एक तरह की छोटी आंशिक राहत है। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं जो एयरलाइंस उठा रहे हैं, जैसे कि नाइट लैंडिंग को लेकर, पायलट्स के जो नाइट ड्यूटी है उसको लेकर, लेकिन उस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल एक छोटी सी राहत दी गई है एयरलाइंस को ताकि स्थिति थोड़ी सी बेहतर हो जाए। लेकिन मैं इस वक्त यहाँ पे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे हूँ और मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ से मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाइए। ये जो देख रहे हैं सारे लोग जो यहाँ आए हैं, ये सुबह सुबह से आए हुए हैं, सबकी फ्लाइट थी और जब ये एयरपोर्ट आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। तो ये सारे अपना लगेज लेके यही खाना पीना सब खा रहे हैं। क्या होगा इनका नहीं जानते हैं, क्योंकि इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, कई लोग कनेक्टिंग फ्लाइट से जा रहे थे। और हालत ये है कि आज पूरे देश में 600 से ज्यादा कैंसिलेशन हुए हैं। ये बोर्ड भी मैं दिखाना चाहूंगा। सारे आप देखिए इंडिगो के कैंसिल्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। लोगों के पास कोई यहाँ विकल्प नहीं है कि वो जो है वो करें क्या, तो वो यहीं बैठ के यहीं खा रहे हैं, लगेज लेके खा रहे हैं, कोई इंटीमेशन नहीं दी जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए सर, कहाँ से आ रहे हैं आप और कहाँ जाना था? कब आपको पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है? हम कल रात को इधर, हम बाको से आए इधर है। रात से इधर ही है। रात से आप यहाँ पे हैं? हाँ इधर ही है। हम बेंगलुरु का जाने का है। कब पता चला कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हुई है? नहीं, इधर सुबह हम इधर आने के वो है सुबह 12-1। तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब कोई समझ में ना रहा सर, क्या करके अभी इधर ही सो गए हम लोग। बेंगलुरु का जाना है हम लोगों को। अभी क्या जो रेलवे स्टेशन की हालत होती है, कई बार आप देखेंगे लोग सामान बिछा के बैठ जाते हैं, वही हालत यहाँ एयरपोर्ट की हो गई है इस क्राइसिस की वजह से। कुछ देर पहले लोग यहाँ पे स्लोगन्स भी लगा रहे थे, इंडिगो हाय हाय के नारे भी लगा रहे थे यहाँ पे। लेकिन स्थिति कुल मिला के ये है कि एक पैनिक की सिचुएशन सभी एयरपोर्ट पे है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट का हाल मैंने आपको दिखा दिया, बहुत ही बुरी हालत है अभी। दिक्कत बढ़ रही है। पता नहीं इस रिलीफ से सो कॉल्ड DGCA की वाकई कितना फ़ायदा होगा, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पता नहीं कितनी छुट्टी के एवज में एडजस्टमेंट होंगे रेस्ट का कैलकुलेशन। अगर आपने लीव ले लिया तो वो आपका वो रेस्ट जो उसी में एडजस्ट। आप लीव कहाँ ले रहा होगा? हाँ। सब तो काम कर रहे होंगे, तो फायदा कितना हो रहा है? लग रहा है मुझे। बहुत रिलीफ हो भी रही होगी तो बहुत मिनिस्क्यूल सी हो रही होगी। मामला फंसा हुआ है। अच्छा चलिए अब थोड़ा मार्केट पे फोकस करें यार। रोहन थैंक यू सो मच। इस बीच वो अपडेट्स आ रहे हैं। दरअसल एक इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है क्लाउडफेयर,
उसमें तकनीकी दिक्कतें आई हैं, इसीलिए आपका जीरोडा, इसीलिए आपका अपस्टॉक, इसीलिए आपका वो ग्रो, सब में दिक्कतें आ रही हैं। तो वो उस पर आप ही डिटेल में आता हूं, लेकिन कैश कॉल्स ले लिए जाए। कैश कॉल्स लेने के लिए भाई गाबा सर, सौमिल जी और अरुण जी, आप लोग रेडी हैं? गाबा सर आप शुरू करो एक बढ़िया सा कैश कॉल। बढ़िया सा कैच कॉल। आई थिंक मुझे पसंद है इस वक्त वो है HSCL, हिमाचल केमिकल्स ऐसा कुछ है, हिमाद्री केमिकल। ट्रेड कर रहा है करीब 479.70 के आसपास, स्टॉप लगाए हैं करीब 470 का, 470 का, 9 रुपए का हुआ। टारगेट 490 से 500, ये एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। हिमाद्री केमिकल, HSCL। हिमाद्री केमिकल और फर्टिलाइजर अभी स्टॉक्स अप हुए हैं। इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान के बाद से, तो ये स्टॉक रखिए रडार पर। सोमिल जी आपका कैश कॉल क्या होगा? मेरा कैश कॉल होगा क्राफ्ट्समैन पर। क्राफ्ट्समैन में एक फ्लैग पैटर्न बना है, कुछ दिनों से एक्चुअली कंसोलिडेट कर रहा है। मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ टूटेगा। ग्रेट सेटअप, मीडियम टर्म ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, लॉन्ग टर्म ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है अराउंड 6,920 और टारगेट रहेगा 7,450। मंत्री साहब आपका? आशीष जी, मुझे लग रहा है मोमेंटम केमिकल स्टॉक्स में है, तो अनुपम रसायन करके एक स्टॉक है, 1257 1258 के आसपास चल रहा है। फ्लैग पोलैंड फ्लैग का पैटर्न नजर आ रहा है, तो इस स्टॉक को बाई करने की सलाह रहेगी। 1234 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1320 तक के टारगेट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो 1 से 2 दिन के लिए ट्रेड लें, 1320 के टारगेट लगाए और 1234 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करके चल सकते। लीजिए 3 बढ़िया से कैश कॉल्स आपके लिए। केन्स टेक्नोलॉजीज, सुबह आप लोगों से मैनेजमेंट की चर्चा भी हो रही थी, क्लैरिफिकेशन भी दिया था, लेकिन स्ट्रीट टेंशन में है। 10% के सर्किट पे था, अब 11% दबाव के साथ, अभी थोड़ी देर पहले सर्किट खुला है। ये अपने साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अंबर एंटरप्राइजेस सब में दबाव ले गया है। सब उस तरह की कंपनीज अब प्रेशर माउंट होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन HUL प्लीज स्क्रीन पे रखिएगा। राजेश जी, अग्रवाल साहब कोलकाता वाले, यार कल गणित करके बताया था टीम ने कि 50 रुपए के आसपास तक आइसक्रीम के वैल्यूएशन होंगे। या हमारा वैल्यूएशन गड़बड़ा गया या मामला कुछ और है? ये तो 5% गिर गया, 122 रुपए एडजस्ट हो रहा है। कुछ बहुत चलो स्टॉक की दबाव होगा किसी रीजन से, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया HUL पे। राजेश सर आइसक्रीम खाने चले गए क्या? नहीं, मैं यहीं हूँ। हाँ तो कहाँ फिर आप जवाब नहीं दे रहे हो ना? नहीं, देखिए ऐसा है कि 50 रुपए तो आपने सही कहा कि वैल्यूएशन के लगभग आ रहा है। मार्केट ने कुछ ज्यादा ही डिस्काउंट कर लिया है। वैसे भी अगर आप देखें तो FMCG एज ए पैक पूरा ही प्रेशर में है, फिर वो चाहे HUL हो, कोलगेट हो या नेस्ले हो या कोई भी, हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार प्रेशर में आया हुआ है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जिस तरीके की प्रोडक्ट प्रोफाइल कंपनी की है, कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो बहुत अच्छे डिमांड में है। दूसरे अगर आप देखो तो ये लो वैल्यू प्रोडक्ट बन करके प्रीमियमाइजेशन पर जा रहे हैं, रूरल डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो इस तरीके की जो गिरावट आ रही है लंबी अवधि के निवेशकों को मेरे ख्याल से एक अपॉर्चुनिटी दे रही है एक्यूमुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर तो हमारी एक्यूमुलेट की ही कॉल रहेगी। तो लंबी अवधि के लिए तो बढ़िया है, लेकिन मंगलम ये महंगी आइसक्रीम थी क्या? नहीं, बिल्कुल महंगी आइसक्रीम नहीं थी। मैं आपको 50 रुपए से ज्यादा क्यों गिर गया ये? तो इससे 2 चीजें मैं आप देखते हैं कि HUL में सबसे पहले तो आप जो डिस्कवर्ड प्राइस था वो सबसे, वो ही जो एक्स आइसक्रीम का प्राइस है वो होगा। तो जो 9:30 से 9:15 के बीच में जो डिस्कवर्ड सेशन हुआ था, जहां पे वो खुला था, वो जो 40 रुपए नीचे था, वो आइसक्रीम का बिजनेस है। उसके बाद जितनी भी गिरावट आई है स्टॉक में, वो ऐसा नहीं है कि ये कितना था? 40-50 रुपए ही था ना? 40 रुपए नीचे खुला था। 2422 रुपए में स्टॉक, कल जो स्टॉक का प्राइस था वो कुछ 2460 रुपए के, 2463 के आसपास था। तो वो जो 40 रुपए हैं, वो जो स्पेशल सेशन में डिस्कवर्ड प्राइस था वो बेस प्राइस है। उसके बाद वो जितना भी गिर रहा है वो आइसक्रीम बिजनेस के कारण नहीं गिर रहा है, वो रेगुलर है। तो आप इसमें से 40 रुपए अगर निकाल दें तो 80 रुपए का जो स्टॉक का गिरावट होगी वो करीब 2 से 3% के आसपास होगी। आज मूड बिगड़ा हुआ है और 2 से 3% तो FMCG स्टॉक्स में कभी कभी आप ऊपर नीचे देखते ही हैं। मैं डायरेक्टर साहब से कहूंगा अगर वो ब्रिटानिया भी लेके आए या कोई और दूसरी कंपनी लेके आए तो मालूम पड़ जाए। ब्रिटानिया का आज मूड अच्छा है, देखा था। चलो तो फिर ठीक है, हो सकता है लोग HUL को शॉर्ट करके ब्रिटानिया को खरीद रहे हैं, वो तो और कोई रीजन नहीं है तो उसके वजह। बट जो आइसक्रीम बिजनेस का डिस्कवर्ड प्राइस अभी इंप्लाइड प्राइस है वो 40 रुपए का है। वो एनालिस्ट के एक्सपेक्टेशंस जो 50-60 रुपए के आसपास थे उससे बिल्कुल मेल खाता हुआ है। परफेक्ट। अच्छा, मंगलम को बुलाया तो इसलिए था कि केन्स
कल जब कोटक इंस्टीट्यूशनल की रिपोर्ट आई थी 4-5% गिरा। आज नेटवर्क पे हर जगह मैनेजमेंट गया, क्लैरिफिकेशन दिए, पॉइंट रिबटल रखा, उसके बावजूद 12% के दबाव के साथ कल की कमजोरी के ऊपर कामकाज कर रहा है। क्या हो गया भैया? तो 2-4 चीजें हुई है। अगर आप उनके रिपोर्ट को देखें तो कोटक वाली रिपोर्ट को देखें तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर जिन्हें वो रिपोर्ट मिल जाए तो उसे एक थ्रिलर की तरह पढ़ें। जो 40 एग्जिबिट्स उन्होंने दिए हैं, उस डेप्थ की रिसर्च एनुअल रिपोर्ट पे, उस डेप्थ का रिकंसिलिएशन जो है वो मैंने हाल ही में किसी एनालिस्ट रिपोर्ट में नहीं देखा और वो दिख गया। उसके बाद जब आप देखें, उसके बारे में हम बताएंगे, उसके बाद जब आप मैनेजमेंट का रिस्पांस देखें तो एक जगह मैनेजमेंट ने बोल दिया कि ये हमसे गलती हुई है, ये इनएडवर्टेंट एरर है हमारा। तो स्ट्रीट ने वो उसे बहुत इनएडवर्टेंट मतलब जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया। बट अब ये एरर के बारे में आपको मैं बताता हूं। सबसे पहला तो अगर उनका पहला जो ऑब्जर्वेशन है ये है कि जो उनकी स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस है इस्क्रम एको, उसका जो कारोबार है वो सेकेंड हाफ में जब से इस कंपनी ने उसे एक्वायर किया उसके बाद ही सबसे बड़ा उसमें बिजनेस आया। तो 650 करोड़ के आसपास रेवेन्यू, जो 50 करोड़ का प्रॉफिट है, वो सेकेंड हाफ में ही आया। और फिर उन्होंने इस्क्रम एको के फुल ईयर के बिजनेस को देखा, उसमें 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है। तो अब इसमें दो चीजें, सबसे पहले तो अगर आपके पूरे साल में 60 लाख रुपए का प्रॉफिट है और सेकेंड हाफ में ही 39 करोड़ का आपके पास गेन है, तो मतलब सेकेंड हाफ में आपने 28% मार्जिन किया, वो स्मार्ट मीटरिंग बिजनेस के हिसाब से बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात कि पहले हाफ में आपने 48 करोड़ का लॉस किया, वो भी अनकैरेक्टरिस्टिक है क्योंकि FY24 में ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट मेकिंग थी और फर्स्ट हाफ में ऐसा कोई बड़ा कॉस्ट जंप नहीं आया जिस वजह से ये लॉस को आप एक्सप्लेन कर सकें। दूसरी बात, जो उन्होंने एक्विजिशंस किए थे करीब 800 करोड़ के आसपास, 800 मिलियन के आसपास, 88 करोड़ के, उसमें उन्हें गुडविल रिकग्नाइज करनी चाहिए थी बैलेंस शीट में, वो उन्होंने नहीं किया। इनफैक्ट उन्होंने नेगेटिव गुडविल रिकग्नाइज किया और उसके बदले उन्होंने एक इनटेंजिबल एसेट बेस क्रिएट कर दिया फॉर टेक्निकल नो हाउ, वो 140 करोड़ के आसपास का हो गया था, तो वो बड़ा जंप आ गया। तीसरी बात, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उन्होंने अकाउंट्स देखे इस्क्रम एको के और उन्होंने अकाउंट्स देखे केन्सटेक के। इस्क्रम एको को केन्सटेक ने करीब 180 करोड़ का माल बेचा था, वो इस्क्रम एको के अकाउंट्स में रिकग्नाइज्ड है, बट वो केन्सटेक के अकाउंट्स में रिकग्नाइज नहीं है। इस्क्रम एको को उन्हें पैसे देने थे, उनसे पैसे लेने थे, करीब 200-250 करोड़ का आसपास का ये लेन देन था, वो कंपनी के खुद के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में नहीं थे। तो ये इस कंपनी ने कहा कि ये हमसे इनएडवर्टेंट एरर हुआ है। 180-200 करोड़ के आसपास का इनएडवर्टेंट एरर परहैप्स स्ट्रीट को नहीं अच्छा लगा। और चौथी चीज़ कि उन्होंने जो कैश फ्लो दिखाया स्टेटमेंट में कि उन्होंने 950 करोड़ के एसेट्स खरीदे, वो उनके बैलेंस शीट में सिर्फ 770 करोड़ के दिख रहे हैं। तो वो जो 80 करोड़ का एम्बिगुइटी है वो कहाँ है, वो क्वेश्चन कोटक ने कहा, इस वजह से स्टॉक दर्द है। पर मूड सबका बिगड़ गया है, पीजी प्लस वगैरह सब करेक्ट कर रहे हैं अच्छा खासा आज की ट्रेडिशन। ठीक है, बढ़िया ये केन्स की, थैंक यू सो मच। और उधर आइसक्रीम में कोई और रीजन होगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू तो अस्क्राइब्ड है 40-50 रुपए के आसपास की। बाकी आज मूड थोड़ा सा एचयूएल का ठंडा होगा। अच्छा, आज धमाकेदार ऑप्शंस लेने हैं रचना जी, सतपुते साहब और मंत्री साहब से। आप लोग रेडी हो गया? आज सरप्राइज टेस्ट होते रहेंगे क्योंकि श्रेया ने कहा है कि वो शो थोड़ा लंबा आगे चला गया है। तो रचना जी, कोई बढ़िया सा धमाकेदार ऑप्शन? जी, हम आयशर मोटर्स में सी बाय कर सकते हैं 7250 का, जो कि 115 के करीब ट्रेड कर रहा है। हम इसमें एसएल लगा सकते हैं 90 पे। हमारा अपसाइड पे टारगेट हो सकता है 150 एंड 165। ओके, आयशर मोटर्स अच्छा करता हुआ यहाँ पे 7250 की कॉल लेनी है आपको। सातपुते जी, आपका धमाकेदार ऑप्शन क्या होगा? थोड़ा सा कॉन्ट्रोल करने का मन है, मुझे लगता है थोड़ा मोमेंटम से परे रहूंगा मैं, तो थोड़ा बेटर रहेगा एट दिस लेवल, क्योंकि चॉपीनेस बहुत ज्यादा है। तो देखिए, मेरी नजर टाटा इलेक्सी के चार्ट के ऊपर है और टाटा इलेक्सी जनरली ऐसा काउंटर है कि इसे बाय ऑन डिप करना पड़ेगा क्योंकि मोमेंटम में हाथ में नहीं आता। तो टाटा इलेक्सी का आप देखिए, टाटा इलेक्सी का 5300 का कॉल ऑप्शन 85 है, तो ये यहाँ पे इस लेवल पे 85 पे बाय करे, स्टॉप लॉस रखे 60 का, और अगर मैं सही ठहरा तो यहाँ से कम 160-165 तक का एक अच्छा स्विंग टाटा इलेक्सी देगा। तो टाटा इलेक्सी सब बाय। ओके, मंत्री साहब, आपका कोई बढ़िया सा धमाकेदार ऑप्शन भाई साहब? आशीष जी, एमसीएक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। इसका मैंने ऑप्शन भी निकाल के रखा था। 10,500 का कॉल लेने की सलाह है। वापस डे हाई की तरफ स्टॉक धीरे धीरे बढ़ रहा है, 235 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदे। स्टॉप लॉस 198 के आसपास लगाए और 312-320 वहां तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं।
मोमेंटम पॉजिटिव है, एक फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट भी नजर आ रहा है, तो इसको एज ए बीटीसी ट्रेड लेके जा सकते हैं। ये हो गए 3 बढ़िया से धमाकेदार ऑप्शंस। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं। मार्केट वही आधे % के उछाल के साथ निफ्टी बैंक बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहा है, पर ब्रेथ डिटोरिएटिंग अभी भी बनी हुई है। शो की शुरुआत में हमने कहा था 2:3 डिक्लाइंस की, अभी भी वैसी की वैसी हालात है। ब्रेक के उस पार आज का 4 का चौका, ब्रेक के उस पार मैनेजिंग एडिटर साहब से वापस बातचीत, और साथ साथ आज की मार्केट बिग वॉइसेस में मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन सर जुड़ते हुए। आनंद सर, हाय, गुड आफ्टरनून। बस थोड़ी देर में आपके पास आ रहा हूँ। वेलकम बैक। चलिए अब वक्त हो रहा है 4 का चौका का। एक बार सीक्वेंस बता देते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम सोमिल मेहता जी से, फिर सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य जी हमारे साथ, चार्ट का चमत्कार कविता जी जुड़ रही हैं अब शो में, उनसे लेंगे, और मिड कैप फंड राजेश अग्रवाल जी बताएंगे। सस्ता ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। सोमिल जी बताइए, सस्ता ऑप्शन आपका? मैंने चुना है यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स में आज बहुत ही अच्छा मोमेंटम है। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी लिया है। उसका जो ऑप्शन है 30 दिसंबर का 1450 की स्ट्राइक प्राइस के लिए मैंने चुना है। इस समय 32-33 के आसपास ये ऑप्शन चल रहा है। स्टॉप लॉस रखेंगे 22 पर। मुझे लगता है ये टारगेट 60 के ऊपर भी जा सकता है, सो टारगेट इस समय शॉर्ट टर्म में 60। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट सस्ता ऑप्शन के लिए सोमिल जी की पिक हो गई। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश सातपते जी अब जुड़ रहे हैं, थोड़ा फेरबदल। राजेश सातपते जी, ढूंढ लिया क्या एफएनओ सुपरस्टार इतनी जल्दी? जी देखिए, पीबी फिनटेक पे नजर है, और ढूंढलिया भी यहाँ पे पूरा दिन तो वही चलते रहता है। एनीवे, सो पीबी फिनटेक पे मेरी नजर है। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला है यहाँ पे। 1900 के आसपास से फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है, तो इसका जो टारगेट सेट करें 1940 1950 का, 1900 के आसपास का ये बाय बनेगा, तो स्टॉप लॉस बनेगा 1880 का। पीबी फिनटेक। ओके, पीवी फिनटेक ये हो गई एफएनओ सुपरस्टार। कविता जी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले बताइए आपका चार्ट का चमत्कार क्या होगा? हाय, गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चार्ट का चमत्कार एशियन पेंट्स पर होगा। एशियन पेंट्स अपने फॉर्मेशन को इंटैक्ट किए हुए है। एज ऑफ नाउ 2970 के लेवल पर है। पोजिशनल सेटअप लगता है 3400 तक के प्राइस मूव बनना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ फॉर डे और 2 पर्सपेक्टिव मुझे लगता है 3000 के लेवल की तरफ ये बढ़ना चाहिए। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2950 वन शुड अप्रोच फॉर 3020 प्राइस टारगेट के लिए। ओके, एशियन पेंट्स अच्छा लग रहा है। 3000 से ऊपर के टारगेट्स आए हैं कविता जी की तरफ से। मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी, आपकी पिक? श्रेया जी, मिड कैप के हिसाब से मैं हिमाद्री देना चाहता था, जो मैंने कल एसबीएस में भी दी थी आशीष जी के साथ, लेकिन अब चूंकि गावा सर ने ले लिया है तो मैं लॉयड मेटल के साथ जाना चाहूंगा। एक डाइवर्स कंपनी है, आयरन ओर माइनिंग, स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्शन, स्टील प्रोजेक्ट, सारी कुछ इसमें है। आयरन ओर की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, 70 मेट्रिक टन तक कर रहे हैं। प्रोडक्शन की कैपेसिटी 3,40,000 टन पर एनम की आज की डेट में 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है। 50 साल की इनकी आयरन ओर की माइनिंग लीज है 2057 तक सूरजगढ़ गढ़चिरौली में। और अब इन्होंने 32,700 करोड़ के आसपास का एक्सपेंशन अनाउंस किया है, जो कि पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल से होगा। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये डेट पे थोड़ा सा डिपेंड रहती है, और ये पूरी तरीके से इंटरनल एक्यूरल से कर रहे हैं। 79.82% इन्होंने टीआईएल का जो एमडीओ बिजनेस लिया था, उससे इनके माइनिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाएंगे, और इनके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि अपने प्रोडक्शन जो शेड्यूल है, मिक्स है, उसको चेंज करने का, जो भी डिमांड है उसको कैटर करने का। तो मैं समझता हूँ यहाँ पर 1400 के टारगेट के साथ, जो कि आने वाले 9 से 12 महीने के समय अवधि में हो सकते हैं, खरीदारी करनी चाहिए। ओके, लॉयड मेटल्स राजेश अग्रवाल जी को पसंद आ रहा है, यहाँ पर खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 4 का चौका हमने निपटा लिया। अब सीधे चलते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट आनंद टंडन जी। आनंद जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मार्केट तो आज अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आरबीआई की तरफ से रेट कट की सौगात, और मार्केट 160 अंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में भी अच्छे मूव, स्पेशली अगर आप देखें एनबीएफसीज चले हैं, लेकिन हालांकि ब्रॉडर मार्केट्स थोड़े सुस्त हैं। ऐसे स्तर पे मार्केट पर व्यू क्या बन रहा है सर आपका? आनंद जी, सुन नहीं पा रही मैं आपको, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज।
मैं कह रहा था कि वैल्यूएशन के हिसाब से जो बाजार का स्तर था वहां पे थोड़ा सा करेक्शन आ चुका है और इसके कारण भले ही मार्केट में कोई खास गिरावट नहीं आई है, लेकिन थोड़े सी जो जितनी महंगाई थी शायद बाजार में वैल्यूएशन के हिसाब से वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर चुका है मार्केट। बाजार एक समय एक साल पहले सबसे महंगा था शायद दुनिया भर में, अब जो है रिलेटिवली इमर्जिंग मार्केट के साथ भी और बाकी डेवलप्ड मार्केट के कंपैरिजन में भी अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन कम हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि अर्निंग्स मोमेंटम नजर नहीं आ रहा है। हालांकि पिछले 1-2 महीने में 2-3 कारणों के कारण, जो कि हम लोग काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, जीएसटी, रेट कट और इसके साथ साथ फेस्टिवल सीजन के कारण थोड़ा सा ग्रोथ बढ़ी है, डोमेस्टिक मोमेंटम बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद जो है अभी भी थोड़ा और आपको देखना पड़ेगा कि सस्टेन करता है कि नहीं, ये राय बनाने से पहले कि ये एक तरफा ग्रोथ आना शुरू हो सकती है। तो जब तक अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आएगी तब तक मार्केट जो है थोड़ा सा फ्लैट की तरफ ही रहेगा। ऑलरेडी काफी दिन से फ्लैट मार्केट ही आप देख रहे हैं, वो मेरे हिसाब से थोड़ा और कुछ और महीनों के लिए मुझे नजर आता है। ओके, लेकिन अर्निंग्स एक बड़ा तबका, जी आनंद जी, लेकिन अर्निंग्स एक बड़ा तबका ये भी मान के चल रहा है कि इस बार काफ़ी हालात सुधरे हैं और फुल फ्लेज रिकवरी भी कई सेक्टर्स में देखने को मिली है। क्या अच्छा नहीं लग रहा आपको अर्निंग्स में? और क्या अगर Q2 के नतीजे अच्छे नहीं लगे आपको तो क्या 3rd या 4th में हालात सुधरने की संभावनाएं नजर आ रहे हैं आपको? जैसे आपने कहा कि पिछले 2 महीने में डेफिनेटली अर्निंग्स बेटर आए हैं और शायद Q2 की भी अर्निंग्स उतनी खराब नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अभी बहुत जल्दी रहेगी ये समझना कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है। क्योंकि अगर आप पूरे साल का या पिछले 12 महीने का आप ग्रोथ देखें तो उतनी ग्रोथ अच्छी नहीं आती कुछ हद तक, क्योंकि ये अनुमान था कि जीएसटी में कटौती होगी, तो जो डिमांड शायद 2-3 महीने पहले आने वाली थी वो क्लब होके अब आई है। और जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि आगे जाते हुए भी वो डिमांड सस्टेन करती है, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। अगर से सस्टेन करती है तो शायद यहाँ से अर्निंग्स का रुझान जो है घूम सकता है और की तरफ हो सकता है। अर्निंग्स पॉजिटिव है अभी भी, लेकिन अगर आप 4-5% की ग्रोथ देख रहे हैं तो उसमें कोई आदमी क्यों रिस्क लेगा? एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपको 10-15% की बढ़त नजर नहीं आ रही है अर्निंग्स में, तब तक आपके शेयर बाजार में विदाउट पी एक्सपेंशन ग्रोथ आने की उतनी ही संभावना है। तो अगर आप 7-8% का आपको बाजार में कहीं ना कहीं से मिल जाता है डेट और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में, तो अगर आपको 2% ही ज्यादा मिल रहा है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसमें करने लायक मेरे हिसाब से नहीं रहता है। यू नीड हायर रिटर्न, और वो रिटर्न तभी आएगा जब आपकी अर्निंग्स ग्रोथ की मोमेंटम और डायरेक्शन दोनों ऊपर की तरफ रहें। ठीक बात है, 10 से 12% की अर्निंग्स ग्रोथ अगर आए तब थोड़ा आपका कन्विक्शन और बनेगा बाजार को लेकर। लेकिन आनंद टंडन जी, फिर ऐसे बाजार में पैसे कैसे बनेंगे? क्या थोड़ा सेग्रीगेट हो जाना चाहिए, काफ़ी सेलेक्टिव हो जाना चाहिए? जैसे कि अब आरबीआई की पॉलिसी आई और रेट कट की सौगात मिली तो एनबीएफसीज चले, तो क्या ऐसे मौके हमें बाजार में ढूंढने चाहिए? अभी एनबीएफसीज को लेकर क्या नजरिया बन रहा है आपका? डेफिनेटली, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, एनबीएफसी जैसी कंपनियों को फायदा होगा और ये ऑलरेडी बाजार में दिख रहा है। लेकिन अनलेस आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आप रोज ट्रेड करते हैं तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज रोज का रोज पोर्टफोलियो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और ये भी अनुमान लगाना है कि अब इतना ही बढ़ा ये क्षेत्र और उसके बाद किसी और क्षेत्र में जाना चाहिए, वो भी थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन एक तरफ टिल्टेड रहेगा कि हाँ, जैसे फाइनेंशियल्स की तरफ मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ कि कई महीनों से बल्कि कि फाइनेंशियल्स में अभी भी उतनी वैल्यूएशन की बढ़त नहीं हुई है और उसके साथ साथ अर्निंग्स और बुक्स अभी भी साफ सुथरी हैं, अर्निंग्स ठीक ठाक ही आएंगी। तो ऑब्वियसली वो इस वक्त ओवरवेट है। अब यहाँ से कितना और ओवरवेट हो सकता है वो थोड़ा सा मुश्किल कहना। बाकी क्षेत्र में कोई खास गतिविधि मुझे नजर नहीं आ रही है अभी भी। ऑटो डेफिनेटली इस क्वार्टर पिछले 1-2 महीने में अच्छा कर चुका है, लेकिन मुझे जब तक ये नहीं दिखता कि आईटी जैसा क्षेत्र फिर से ढेर सारे लोगों को हायर करना शुरू करे, तब तक मुझे लगता है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव रहूं। मेरा मानना है कि डोमेस्टिक कंजम्पशन, एटलीस्ट हायर एंड कंजम्पशन, बहुत हद तक फ्रेश हायरिंग आईटी पे निर्भर करता है, और जब तक वो नंबर नहीं बढ़ना शुरू होते हैं तब तक ये अनुमान लगाना कि ये सस्टेन रहेगा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई क्षेत्र में ओवरवेट रहना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि इस वक्त इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में, पावर सेक्टर, उस तरह के क्षेत्रों में
बेटर सेफ्टी भी है और शायद वहां पे बढ़त होने की चांसेस भी ज्यादा है। ओके अभी आपने आनंद जी कहा कि ऑटो स्पेस में हमें कुछ पिछले कुछ सत्रों से इनफैक्ट जब नंबर्स आए ऑटो सेल्स तो वो काफ़ी इंप्रेसिव लगे मार्केट को, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया और आज भी देखिए ऑटो स्पेस अच्छा चल रहा है। यहाँ पर कुछ पसंद आ रहा है कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए आनंद जी और सेग्रीगेट कर पाए 2 व्हीलर्स वर्सेस 4 व्हीलर्स, ऐसी अप्रोच करें हम ऑटो स्पेस में? देखिए ऑलरेडी जो कंपनियों ने अच्छा नंबर दिया है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है और उसके साथ साथ आप साफ देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा 2 व्हीलर्स, अब 2 व्हीलर्स में 2 ही कंपनियां हैं जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही हैं, बाकी दोनों जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं और अभी ईवी स्पेस भी काफी बड़ा होता जा रहा है और इसके कारण जो ट्रेडिशनल आइस इंजन है उसमें भी थोड़ी सी डिमांड की कमी आना शुरू हो गई है। तो जहां पे ऑलरेडी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आ रहा है जैसे आइशर या टीवीएस, ऑब्वियसली वहां पर वैल्यूएशन भी उसी हिसाब से बढ़ चुका है। अगर आप पैसेंजर व्हीकल देखें तो एसयूवी में ही बढ़ा है, बाकी सब जगह जो है वो कोई खास आपको ऊपर की तरफ रुझान नजर नहीं आता है और एसयूवी में फिलहाल एक ही मेजर प्लेयर है बट बाकी प्लेयर्स अभी नजर आ रहे हैं और इसके कारण वहां पर भी कंपटीशन अभी बढ़ने वाला है। टाटा ने भी अभी 1-2 मॉडल्स रिलीज करा है, बाकी सैमसंग ये आपके कोरियन कंपनीज भी शुरू हो रहे हैं वहां पर अपना नया मॉडल्स लाने का, तो सब जगह जो है आपका कंपटीशन कुछ हद तक बढ़ेगा और इसके कारण ये कहना इस वक्त कौन सा मॉडल सबसे सक्सेसफुल रहेगा ये थोड़ी सी जल्दीबाजी हो जाएगी और वहां पर भी वैल्यूएशन कम नहीं है। इसके बावजूद कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर एग्जांपल महिंद्रा कर रहा है और वो इस वक्त अभी भी मार्केट में सबसे ज्यादा शायद उसी में सबसे ज्यादा लोगों का निवेश भी है। ओके तो थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करें और पढ़े देखिए अर्निंग्स Q3 Q4 देखिए फिर अपना व्यू बनाइए, यही निचोड़ और यही निष्कर्ष निकालूं सर मैं आपसे बातचीत का? देखिए आपको बाजार में निवेशित रहना चाहिए, खाली एसेट एलोकेशन की बात है कि आप हाँ कितना डाल रहे हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए, अगर आप थोड़ा अंडरवेट हैं तो आप उसको मेंटेन करके रखिए, आपको जरूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जहां पर आप निवेश कर सकते हैं। जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, बाजार मेरे हिसाब से कहीं भागा नहीं जा रहा है, लेकिन अब जो है काफी सारी नेगेटिव जो थी वो ऑलरेडी हो चुकी हैं, अब पॉजिटिव होने के टाइम आ गए हैं। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो हम यही देख रहे हैं कि कब हमारा यूएस के साथ टैरिफ जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होगा। अगर वो जल्दी हो जाता है तो बाजार में जल्दी उछाल आ सकता है, नहीं तो थोड़ा सा समय लगेगा। बिल्कुल यूएस ट्रेड डील एक बड़ा अभी फिलहाल एक हर्डल मार्केट के लिए है, लेकिन वहाँ पे भी अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आनंद जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपना व्यू बताने के लिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ रहे हैं और देखिए सोमवार से एफएनओ में प्री ओपन सेशन की शुरुआत होगी और प्री ओपन सेशन की टाइमलाइन और ज़्यादा डिटेल्स बताने के लिए हमारे साथ यतिन जी आ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद है। यतिन जी गुड आफ्टरनून, बताइए क्या होगा प्री ओपन सेशन में? जी तो श्रेया देखिए जिस तरीके से अब इक्विटी में प्री ओपन आप देखते हैं उसी तर्ज पे अब एफएनओ में भी जो स्टॉक्स एफएनओ में हैं सोमवार से एफएनओ के लिए भी प्री ओपन सेशन शुरू होता हुआ नजर पड़ेगा। लेकिन ये जो प्री ओपन सेशन शुरू होगा वो करंट सीरीज के लिए शुरू होगा। जैसे हम दिसंबर के महीने में डिसंबर सीरीज ओपन है तो दिसंबर सीरीज के लिए लागू होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। 9 से 9:15 के बीच में आपको एफएनओ के स्टॉक्स जो हैं, आपको जो एफएनओ ट्रेडिंग आप नॉर्मली जो करते हैं वैसे प्री ओपन में आप वायदा भी ट्रेड कर पाएंगे। इसके अंदर अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो 9 से 9:08 के बीच में ऑर्डर एंट्री हो और मॉडिफिकेशन होगा। 9:08 से लेकर 9:12 तक आपका जो प्राइस है वो सेटल होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। ऑर्डर मैचिंग और कंफर्मेशन इसी दौरान आपको आएगा और 9:12 से 9:15 में नॉर्मल सेशन से पहले बफर सेशन यानी 3 मिनट का आपको बफर सेशन होगा और 9:15 को इक्विटी मार्केट भी खुलेंगे और डेरिवेटिव मार्केट भी खुलेंगे। तो इससे क्या होगा, प्राइस डिस्कवरी थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। वायदे मार्केट में हम देखते हैं बहुत टाइम के जो कैश स्टॉक्स होते हैं उसमें इतना बड़ा रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही एफएनओ ट्रेडिंग शुरू होती है वहाँ वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। तो शायद इस प्री ओपन सेशन जो डेरिवेटिव मार्केट्स में हो रहा है इससे आपको थोड़ी बहुत प्राइस डिस्कवरी पे ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिले। काफ़ी सारे एचएनआईज, बड़े ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशंस अब इस पर्टिकुलर प्री ओपन सेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और जो एक्सपायरी अगले सेशन का जो जैसे खुलेगा, जैसे हम दिसंबर सीरीज में हैं, जनवरी सीरीज में जब जाएंगे तब 5 दिन पहले आपको वहाँ भी प्री ओपन सेशन का लाभ मिलेगा। तो जो आखिरी वीक होता है मंथली एक्सपायरी का, तभी आने वाले फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट भी आपको प्री ओपन में ट्रेडिंग करने को मिलेगा। लेकिन जो नॉर्मल सेशन है जैसे अभी दिसंबर में है हम, तो आप दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट्स में ये सुविधा का लाभ ले सकते हैं।
ओके, इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। डीलर्स किन स्टॉक्स पे बेट लगा रहे हैं यतिन जी, वो अगर आपके पास डिटेल्स हो तो बताएं। तो दो स्टॉक्स हैं जो आज डीलर्स के रडार पे हैं, दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज में से हैं। सबसे पहले आरबीएल बैंक, जहां डीलर्स बीटीएसटी की स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रहे हैं 312-315 तक के टारगेट्स के लिए, और काफ़ी अच्छा करेक्शन इस काउंटर में हुआ है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति डीलर्स यहाँ सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और पीबी फिनटेक, देखिए शायद अगले हफ्ते इंश्योरेंस का जो बिल है, इंश्योरेंस के रिफॉर्म्स हैं, वो पार्लियामेंट में टेबल हो, किसी भी वक्त हो सकता है। हमको पता ही है कि इंश्योरेंस में बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है सरकार, तो उसके पहले पीबी फिनटेक एक स्टॉक है जहां एफआईज भी काफ़ी एक्टिव हैं, और डीलर्स को लगता है 1925 तक के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, आरबीएल बैंक और पीबी फिनटेक, ये डीलर्स की तरफ से बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स, बीटीएसटी इनफैक्ट ट्रेड्स आते हुए। शुक्रिया यतिन जी। और निफ्टी 26,193 पर 160 अंक की बढ़ोतरी, 26,202 इंट्राडे में गई और उसी के आसपास फिलहाल क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं। क्लोजिंग समझेंगे थोड़ी देर में, लेकिन बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स ले भी लेते हैं वो भी। कविता जी, आपसे शुरुआत करेंगे। अब बताइए बीटीएसटी एसटीबीटी क्या चुन रही हैं आप? श्रेया, बीटीएसटी लेके जाएंगे। एनबीएफसी से चोला फाइनेंस लुकिंग गुड, चोला श्रीराम बोथ लुकिंग गुड, बट एज ऑफ नाउ मुझे लग रहा है चोला 1730 के लेवल पर है, यहाँ रूम फर्दर अच्छा बनता हुआ दिखता है। अपसाइड मोमेंटम 1760 1780 तक के प्राइस टारगेट बनने चाहिए। सो चोला पर आप एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1695 का। चोला इन्वेस्ट एनबीएफसीज एज ए स्पेस शानदार परफॉर्म करता हुआ, तो ये पिक हो गई कविता जी की। गाबर सर, आपने क्या चुना है? मुझे पसंद है इस वक्त महिंद्रा एंड महिंद्रा ट्रेड कर रहा है करीब 3714 पर। 14 रुपए का स्टॉप लगाएंगे, 3700 का टारगेट मेरे ख्याल से 3750। तो रिस्क वाट रेशियो भी फेवर में महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर बीटीएसटी। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये अच्छा लग रहा है गाबा सर को। ऑटो स्पेस ने परफॉर्मेंस तो ठीक दिखाई आज के सत्र में, डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, खरीदारी की राय गाबा सर की तरफ से। बताइए अरुण कुमार मंत्री जी, आपकी पिक क्या होगी सोमवार के लिए? श्रेया जी, मेरी पिक भी एनबीएफसी से ही रहेगी। जियो फाइनेंस में खरीदारी की सलाह है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है, तो स्टॉप लॉस काफी छोटा है। 300 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें। ऊपर में 312 तक के टारगेट्स आ सकते हैं, तो करंट लेवल पे बाई करें। 312 का टारगेट रहेगा, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट 300 के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें। जियो फाइनेंशियल का जिक्र हुआ, तो डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, जियो फाइनेंशियल हमारी पेरेंट कंपनी से एसोसिएटेड है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। हालांकि मंत्री जी को ये पर्टिकुलर काउंटर अच्छा लग रहा है, एज ए बीटीएसटी आप कैरी कर सकते हैं। सोमिल जी, आप बताइए आपने क्या चुना है? मैंने चुना है बीपीसीएल। एनर्जी स्टॉक्स में मुझे लगता है कि अच्छा स्पार्क है इस समय। बीपीसीएल में एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न छोटा सा बना है जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो चुका है। ऑन द डेली चार्ट्स कुछ समय से थोड़ा सा गिरावट देखने मिली है। 40 डेली मूविंग एवरेज पे लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छा रैली देखने मिल सकती है इस स्टॉक में। स्टॉप लॉस रहेगा 350 और टारगेट रहेगा 390। बीपीसीएल, ये खरीदारी की राय हो गई सोमिल जी की तरफ से। डेज हाई पर ये भी क्लोज होने की तैयारी। राजेश सातपुते जी, आप क्या चुन रहे हैं मंडे मॉर्निंग के लिए? श्रेया, देखिए मैं कोफोर्ज को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है हाथ में, जैसे मैंने कल भी कहा था कि एक आईटी कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए, तो कोफोर्ज 1983 के आसपास है, तो 1950 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1960 का स्टॉप लॉस भी चलेगा। तो 1960 के स्टॉप लॉस के साथ कोफोर्ज लेके जाइए। मुझे लगता है ये 2000 को पार करेगा और 2040 2050 तक का स्विंग देगा। कोफोर्ज इज अ बाय। कोफोर्ज आईटी स्पेस से राजेश सातपुते जी ने आज काफ़ी सारे स्टॉक सुझाए हैं, तो ये एज ए बीटीएसटी आप कैरी कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हम स्पेस की बात करते हैं, एक बार रखिए स्टॉक एम्बर एंटरप्राइजेस, और ये भी आज काफ़ी टूटा है, वायदा के लूजर्स में शुमार दिखेगा। एंटरप्राइजेस 6 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए, लेकिन सवाल ये कि शेयर में कमजोरी आ क्यों रही है, इसकी वजह समझते हैं डिटेल में। आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं स्टूडियोज में। आशीष, एम्बर एंटरप्राइजेस आज वायदा के टॉप लूजर्स में शुमार, क्या हो गया ऐसे स्टॉक में? देखिए काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अभी थोड़ा सा ऑफ लोज हुआ है, लेकिन पिछले 2 दिनों में देखें तो लगातार गिरावट है। अब ऑलमोस्ट 6 महीने के निचले स्तर पर है स्टॉक, और सबसे बड़ा कारण ये कि पूरा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस और खासतौर पर जो एसी फोकस्ड कंपनीज हैं इनमें कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। दरअसल जो इन्वेंट्री बिल्टअप है ये एक इम्पैक्ट कर रहा है। साथ में आप देखें तो जो पहले फेस्टिव डिमांड आई थी, जीएसटी कट का बेनिफिट था, ये फेड ऑफ हो गया। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स ऐसी है ब्रोकरेज हाउस की जो ये बता रही है कि फेस्टिव सीजन के टाइम पर भी कुछ खास बड़ी बिक्री यहाँ पर देखने को नहीं मिली। जो दिक्कत Q2 से पहले थी वो बिल्कुल बरकरार यहाँ पर देखने को मिल रही है।
अब एक और बड़ा चैलेंज इनके लिए ये भी है कि कॉपर की कीमतें जो है लगातार बढ़ती जा रही है, रिकॉर्ड स्तर पर है, और कॉपर एज अ रॉ मटेरियल इनके लिए काम आता है। हालांकि ये पास ऑन कर देते हैं, लेकिन ये जो लैग है ये तकरीबन 3 महीने, 1 क्वार्टर का होता है। तो अगले 3 महीने तक तो देखें तो यहाँ पर ज़रूर इनको थोड़ा सा स्लाइट मार्जिन हिट देखने को मिल सकता है। और साथ में क्योंकि इंपोनेंट्स जो है कंपोनेंट्स से इम्पोर्ट करते हैं, तो जो रुपये में डिप्रिसिएशन आ रहा है इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर एक्सपेक्टेड है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से। अब बड़ी बात ये भी कि अगर आप Q2 का परफॉर्मेंस देखें तो बहुत ज़्यादा निराशाजनक देखने को मिला था, जहाँ पर जो मार्जिन 7% के थे वो घटकर 5% हो गए थे। कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई थी और इतना कमज़ोर प्रदर्शन और वैल्यूएशन बड़े महंगे। अगर आप देखें तो ICICI डायरेक्ट की मैं रिपोर्ट देख रहा था जो कि बता रही कि FY27 में तकरीबन 160 की EPS होगी। ठीक ठाक है अगर सब कुछ बढ़िया रहा, लेकिन इसके हिसाब से भी देखें तो FY26 73 टाइम्स, क्योंकि अगले साल EPS बढ़ने का अनुमान है, तो ऑलमोस्ट 40 टाइम्स के वैल्यूएशन पर ये स्टॉक चल रहा है। और इसी के चलते अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से लगातार गिरावट इस स्टॉक में नजर आ रही है। लगातार गिरावट है। शुक्रिया आशीष डिटेल्स साझा करने के लिए। 6 महीने के निचले स्तर पर राजेश अग्रवाल जी, एम्बर एंटरप्राइजेस। कॉपर महंगा हुआ है, वो एक सिरदर्द, रुपये में कमजोरी है, उसकी वजह से ये थोड़ा सा इस प्रेशर में आता हुआ। एम्बर एंटरप्राइजेस पे क्या व्यू बन रहा है आपका फिलहाल? जी, मैंने लगातार कहा है आपके साथ, में कई बार चर्चा हुई कि ये जो इतने महंगे वैल्यूएशन है, भले कंपनी कितनी भी अच्छी हो, कई जगह हमने देखा 3 डिजिट के पी पे ट्रेड करते स्टॉक, तो वहां करेक्शन आना लाजमी था। अब उसका ट्रिगर कुछ भी हुआ हो, चाहे वो कॉपर के प्राइसेस हो जो लगातार ऊपर की तरफ जा रही हैं, या रुपये की कमजोरी हो, या डिमांड कम रही हो, या इन्वेंट्री बिल्डअप हो, ट्रिगर कुछ भी हो, करेक्शन आना एकदम लाजमी था। और मुझे लगता है कि यहाँ से और भी करेक्ट होंगे ये सारे स्टॉक, तो इस वक्त दूर रहने की सलाह रहेगी। एम्बर एंटरप्राइजेस पे फिलहाल ये व्यू आता हुआ राजेश अग्रवाल जी की तरफ से। ओके, अब इम्पॉर्टेंट एक और खबर आपको बता देते हैं। नेक्स्ट वीक की ट्रिगर्स क्या होंगे जो आपको ध्यान में रखने हैं, वो समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान में रखने हैं कल नेक्स्ट वीक के लिए? जी डेफिनेटली, वैसे तो जो ये वीक था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था मार्केट के लिए। काफ़ी सारे इवेंट्स हैं जो इस वीक ही रैप अप हो गए, तो अगला हफ्ता एज कम्पेयर टू दिस वीक थोड़ा सा आपके लिए ठंडा रहने वाला है। शुरुआत डायरेक्टली ट्यूसडे से करते हैं। मंडे को कोई ऐसा मेन इवेंट नहीं दिखा गया है। यूएस गोल्ड ओपनिंग के डेटा यहाँ पे आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे। साथ ही साथ चाइना का आपको इन्फ्लेशन प्रिंट भी यानी कि CPI का डेटा भी 9 दिसंबर को आता हुआ दिखाई देगा। सीधा बढ़ते हैं 10 दिसंबर की तरफ। यहाँ पे फेड इंटरेस्ट रेट का डिसीजन जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबल मार्केट और साथ में इंडियन मार्केट के लिए। FOMC इकोनॉमिक प्रोजेक्शन भी इसी दिन आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। 11 दिसंबर की बात करी जाए तो यहाँ पे यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम का जो डेटा है वो आने वाला है, तो यही एक केवल इवेंट है 11 दिसंबर के लिए। आगे बढ़ते हैं, शुक्रवार की बात करी जाए तो यहाँ पे 12 दिसंबर इंडिया का इन्फ्लेशन का प्रिंट यानी कि CPI का डेटा आने वाला है, और इंडियन बैंक की जो डिपॉजिट और साथ में लोन ग्रोथ है वो आने वाली है। और स्टॉक मार्केट के लिहाज से IOCL की यहाँ पे बोर्ड मीटिंग है जहाँ पे इंटरिम डिविडेंड पे पूरा का पूरा विचार होगा, लेकिन कंपैरेटिवली हफ्ता ठंडा है अगला वाला। अरे ये तो अगले हफ्ते की बात है, अभी तो वीकेंड सामने रखा है। खैर अगले हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है, बाकी सब फेरिफेरल। फेड क्या करेगा? क्या वो भी 25 बेसिस पॉइंट काटेगा? RBI ने काट दिया है, फेड नहीं करेगा तो मामला अपने लिए भी गड़बड़ा जाएगा। खैर आगे वीकेंड के लिए तैयारी करा देता हूँ। अपनी तो एक ही चीज़ पे नज़र थी, धुरंधर हिंदी एक्शन। राजेश सर वो स्टारकास्ट लिख रहा था, थोड़ी देर में मैंने कहा शो का टाइम हो जाएगा, छोड़ के आ गया। वो लिखा था उसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, R माधवन, अक्षय खन्ना। मैंने इतना ही लिख के छोड़ दिया। मैंने कहा बाकी तैयारी कर लेता हूँ, मूवी पे टाइम निकल जाएगा। भाई साहब क्या रडार पे आपके? ये धुरंधर एडल्ट क्यों बना दी? देखिए, धुरंधर एडल्ट इसलिए बन गई क्योंकि इसमें कुछ वायलेंस ज्यादा है, जिस वजह से थोड़ा सा ई सर्टिफिकेट मिला है, कुछ कंट्रोवर्सीज में भी गुजरी। लेकिन जिस तरीके की ट्रेलर्स देखे उससे सीधा सीधा लग रहा है कि मास एंटरटेनर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3 घंटे 32 मिनट की मूवी है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत सालों बाद इतनी लेंथ की मूवी आई है। स्टारकास्ट आपने बता दी, डायरेक्टर बता दूं आदित्य धर हैं जिन्होंने उरी बनाई थी, तो इस वजह से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है। हीरो जो है वो पाकिस्तान में जाकर के वहां पर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स के मने एक्शन सीन्स है वगैरह, ये सब देख के बहुत अच्छा लगा।
लेकिन आज सुबह से कुछ ऐसी न्यूज़ें आने लगी कि शायद इसका सेकंड पार्ट भी आए। तो वहाँ से मुझे थोड़ा-सा वो लगने लगा कि कहीं कहानी बीच में अधूरी ना छूट जाए। तो ये थोड़ा-सा डाउट है, अदरवाइज़ मुझे लगता है मास एंटरटेनर हो। मास एंटरटेनर होगी। चलिए कुछ वीकेंड में करने को है, आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ा जाए। सब हो गया ना, ट्रेड वेड ले लिया हमने बढ़िया तरीके से, सारी तैयारी। ये छोड़ दीजिए, फाइव नाइट्स एट फ्रेडी भी आने वाली है पार्ट 2। मार्केट्स एक बार डॉक्टर साहब जरा इंटरडे स्क्रीन पर रखिएगा। आज एक्शन वॉलेटिलिटी वाला दिन था, खैर एक्सपेक्टेड था, क्योंकि आज एक सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट इस हफ्ते का हमारे लिए सामने खड़ा था, वो था आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट। तो शुरुआत में लड़खड़ाए जरूर, ऐसा लगा पॉलिसी के बाद भी सेंटिमेंट कमजोर है, पर वो लार्जली इंटरडे नहीं दिखा रहे, पॉलिसी रिलेटेड एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हुए। एक बार वो ट्रेड्स कूल ऑफ हुए, उसके बाद से तो ट्रेंडिंग डे बना भारतीय बाजारों में। 26,200 तक गए, वहीं से पस पड़े और क्लोज होते होते उसी लेवल्स को वापस रीचैलेंज करने जाते हुए। ये इंपॉर्टेंट जोन्स हैं जहां पे अच्छे कॉल राइटर्स का जोन है, पर कोई इसमें डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट को कि कंसोलिडेशन के बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट एटलीस्ट उस दायरे से भारतीय बाजार बाहर निकलते हुए पॉलिसी पसंद आई। लाइए वापस आपने जो ग्रिड दिखाया था, निफ्टी 150 पॉइंट आधे से 2/3% मजबूत। बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स वो पॉकेट थी जिसने गजब का आउट परफॉर्मेंस दिया, आज 3/4% ऊपर कामकाज करता हुआ। आईटी बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट दिन है जब मजबूती के साथ, और आज भी 3/4 से 1% का उछाल। तो बैंक्स और आईटी जैसे इंपॉर्टेंट पिलर्स मजबूत थे, तो निफ्टी बट ऑब्वियस आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया। मिड कैप्स 0.5% मजबूत, लेकिन स्मॉल कैप 0.5% दबाव। और मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ना देखें एडवांस डिक्लाइन और अभी भी डिटोरिएटिंग है। अच्छे बाजार में भी ब्रेथ खराब है, और ये कई दिनों से यही सिलसिला चल रहा है, वो एक दिक्कत की बात। लाइए क्विकली सेक्टोरल ग्रिड दिखा देता हूं आपको। बैंक्स और फाइनेंशियल्स का आउट परफॉर्मेंस और आईटी यहीं पे नजर आ गया था सारा का सारा। लाइए डायरेक्टर साहब क्विकली, एफएमसीजी क्योंकि एचयूएल दबाव में था, आज खासे दबाव में था, सिर्फ एफएमसीजी इंडेक्स पास पड़ता हुआ नजर आया। डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कोशिश नाकामयाब सी हो रही है उनकी। सेक्टोरल ग्रिड दिखाएंगे क्या? आ गया हाँ आया। निफ्टी बैंक, फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक बेहतर कर गए। रेट सेंसिटिव में ऑटो था, रियल एस्टेट था जो अच्छा करके गए। एफएमसीजी एचयूएल के चलते सबड्यूट था, अदरवाइज एफएमसीजी के इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अच्छे थे, फार्मा और कैपिटल गुड्स पस्त थे। तो लार्जली अच्छी थी स्क्रीन, लार्जली सेक्टोरल पॉकेट्स बढ़िया करके गई। और फाइनली स्टॉक स्पेसिफिक ग्रिड आपकी स्क्रीन पर आएगा। पॉलिसी अनाउंसमेंट, उसके बाद सबसे अच्छे मूव्स एनबीएफसीज दिखा रहा था। कोई श्रीराम, कोई बजाज फिनसर्व, कोई बजाज फाइनेंस मजबूती के साथ। एसबीआई ने अच्छी तेजी दिखाई। हैवी वेट्स में लास्ट इन टूब्रो अच्छा कर गया। मारुति में अच्छे मूव्स बनते हुए नजर आए। उधर रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑफ लेट वोलेटाइल हो रहा है, लेकिन आज की ट्रेडिंग सेशन में आधे से 2/3% उछाल के साथ वहां पे कामकाज। आईटी में इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक सब मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। दिक्कत कहां थी? सरप्राइजिंगली आज एचयूएल जरूरत से ज्यादा प्रेशर, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दबाव दिखा गया, पर हाँ एडजस्टमेंट भी हो रहे थे। 5% कमजोर, इटर्नल प्रेशर में था 1.25% के आसपास की कमजोरी। इंटरग्लोब वोलेटाइल रहा, लेकिन इवेंचुअली ऐसा लग रहा है डीजीसी की रिलीफ कोई मायना नहीं है, दिक्कतें कंटिन्यू करेंगी। 1.25% आज फिर ये स्टॉक दबाव में आता हुआ नजर आया। ज्यादा गिरने वाले स्टॉक थे नहीं, दिन अच्छा था, बाकी लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द सारे स्टॉक कामकाज करते हुए नजर आए। खैर इंटरेस्टिंग वीक था, उस वीक का बढ़िया पॉजिटिव कल्मिनेशन होता हुआ। इस नोट पर इस शो को यहीं समेटते हैं। वीकेंड एंजॉय करिए। अगले हफ्ते मंडे को सुबह 6:57 में आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। ब्रेक के उस पार देखिए कमोडिटी राउंड अप। नमस्कार।